अगर अभी तो साउंड का इशू नहीं होगा ना, स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस में था। ये साउंड का सेटअप करने के लिए तो कितना जुगाड़ लगाया तब जाके प्रॉपर हो रहा है ये। सब फोन नए लेने पड़े तब जाके तो चल रहा है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक जीएसटी। लास्ट जितना भी कुछ पढ़ा हमने कल, उसमें से आपको कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है तो बताओ, नहीं है तो फिर आगे के टॉपिक्स पे बढ़ते हैं। चलिए, तो मेजर टॉपिक्स टाइम ऑफ सप्लाई और ये सब चीजें हमने कल देखी थी। आज जो टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई है, आईटीसी वाला पूरा ब्लॉक है, और एक पेमेंट ऑफ टैक्स वाला टॉपिक है। ये प्रैक्टिकल और कैलकुलेटिव टॉपिक्स है, बाकी चीजों में इतना प्रॉब्लम आता नहीं है। तो मैं पहले ये टारगेट कर रहा हूँ, थोड़ा फ्रेश माइंड से बैठे हैं ना, अभी 1-2 घंटे तो दिमाग चलेगा, हाँ उसके बाद फिर थक जाता है। तो स्टार्टिंग में अपने ये सब टॉपिक्स जो है ना पहले कंप्लीट कर लेते हैं। पेज नंबर 71 पे है आपका टॉपिक, दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ। कल बात हो रही थी टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई, ये 3 चीजें होती है। टाइमिंग की वजह से ये समझ में आता है कि कौन से मंथ में जीएसटी कलेक्ट करना है, तो वो टाइमिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जीएसटी का पे आउट मंथली होता है। एवरी मंथ जितना भी आप जीएसटी कलेक्ट करते हो कस्टमर से, उसमें से आपने जितना इनपुट टैक्स पीछे पे किया होता है वो सेट ऑफ करके रिमेनिंग अमाउंट आपको सबमिट करना है। तो ये मंथली साइकिल है। तो अगर डेट फाइनल नहीं होगी तो फिर ये नहीं समझ आएगा कि कौन से मंथ में गवर्नमेंट आपसे वो जीएसटी मांग सकती है। तो टाइम ऑफ सप्लाई उस हिसाब से इंपॉर्टेंट था। वैल्यू ऑफ सप्लाई उतना ही इंपॉर्टेंट है, रीजन बीइंग कि जीएसटी का अमाउंट इस पर डिपेंड करेगा। अपने कल बात कर रहे थे कि जीएसटी इज एन एड वैलोरम ड्यूटी। एड वैलोरम का मतलब ये है कि आप परसेंटेज में पे करते हो, जो हमने रेट्स देखे। तो अगर आपने सप्लाई 1000 रुपए का लिया और 1100 का लिया तो दोनों में फर्क पड़ जाएगा जीएसटी के रेवेन्यू पे। तो गवर्नमेंट रेवेन्यू कहीं ना कहीं वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब क्या सबको जीएसटी बचाना है, तो अगर कोई रूल्स नहीं बनाया, कोई सेक्शन नहीं बनाया, तो क्या होगा, वैल्यूएशन के नाम पे ना सब लोग मैनिपुलेशन करेंगे। भाई थोड़ा बहुत भी बचा लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ रहा है, गवर्नमेंट ने तो कुछ बोला नहीं। तो इसके लिए पहले ये चीज को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब जो रेफरेंस का आपका सेक्शन है वो है सीजीएसटी एक्ट में, और सेक्शन नंबर आएगा 15। एक ही सेक्शन है जो बात करता है वैल्यू ऑफ सप्लाई पे। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई वाले केस में अगर मान लो आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू फेल हो जाती है, तो फिर उसका एक बैकअप रखा हुआ है। मतलब ये सेक्शन अगर काम ना लगे तो कुछ रूल्स हैं सीजीएसटी के रूल्स, उसमें रूल नंबर है 27 to 35। ठीक है, ये सारे रूल्स हैं यहाँ पे, और इसके बेसिस पे अपने देखने वाले हैं कि इसमें क्या आने वाला है। अब सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 15 की, दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। इन्होंने सिंपली बोला, देखो डिपार्टमेंट को कोई शौक नहीं है आपके ट्रांजेक्शन में इंटरफेयर करने का, कि अननेसेसरी हम ही मेहनत करेंगे, हम वैल्यूएशन बताएंगे। वो बोलते हैं कि अगर आपने ट्रांजेक्शन सही वैल्यू पे किया है तो हमें क्या प्रॉब्लम है, आप जीएसटी भरो और जाओ, कोई परेशानी नहीं। तो सबसे पहले जो बेस बनाया जाता है वैल्यूएशन के लिए, दैट इज द ट्रांजेक्शन वैल्यू। सबसे पहला पॉइंट तो यही है, ट्रांजेक्शन वैल्यू, कि आपका ट्रांजेक्शन अगर जेन्युइन है तो उसमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं। अब इसमें क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, एक तो पार्टीज जो है ना वो आपस में रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, और जो प्राइस है वही सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट्स होते हैं, प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन एंड पार्टीज मस्ट नॉट बी रिलेटेड। अगर रिलेटेड पार्टीज है और प्राइस पे उस चीज का इम्पैक्ट है, तो फिर जो ट्रांजेक्शन वैल्यू दिख रही होगी ना, वो ट्रांजेक्शन वैल्यू सही नहीं है, तो फिर जीएसटी रेवेन्यू का गवर्नमेंट को लॉस होगा। तो वो लोग क्या करेंगे, इसको फिर कर देंगे रिजेक्ट, तो भाई दूसरा रास्ता ढूंढो। अब ट्रांजेक्शन वैल्यू अगर रिजेक्ट होती है तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से ट्रांजेक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो गई तो गवर्नमेंट ही कुछ वैल्यूएशन करके लेके आएगी। नेक्स्ट ऑप्शन ये होता है कि अगर इसमें कुछ चेंजेस करके, कुछ मॉडिफिकेशन करके अगर एक करेक्ट वैल्यू पे आ सकते हैं, तो पहले वो कोशिश की जाएगी कि भाई कुछ चीजें इसमें मिसिंग है, प्लस माइनस है, चलो कर लेते हैं, बात खत्म करते हैं, उससे भी अपना काम हो जाएगा। लेकिन अगर ये करना पॉसिबल ना हो तो फिर दूसरा ऑप्शन जो है ना वो वैल्यूएशन के रूल्स का है। ठीक है, अब रूल्स में क्या होगा, ये वाले रूल्स आएंगे 27 से 35। इसमें गवर्नमेंट ने तरीका बता दिया कि वैल्यू कैसे निकालनी है। भाई आपको मौका दे दिया, मॉडिफिकेशन करके भी देख लिया, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। अब हम जैसे बोलेंगे वैसे आपको गिनना पड़ेगा, और वो जो वैल्यू बनेगी उस पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। दैट इज द पॉइंट। तो पहला मौका तो आपको ही दिया,
कि अपने आप असेसमेंट करो, सही वैल्यूएशन करो। आपने वैल्यूएशन ठीक से नहीं की, अब गवर्नमेंट वैल्यूएशन अपने रूल्स के हिसाब से करवाएगी, और जो नंबर आएगा उस पर आपको परसेंटेज में जीएसटी भरना पड़ेगा, जितना भी रेट आपके ट्रांजेक्शन पे एप्लीकेबल होता है। तो ये बेसिक स्टोरी है। अब स्टार्ट अपन करेंगे सेक्शन 15 से। थियरी में देख लो, पेज 71 पे ही जो टाइटल से काम हो जाएगा। 15 सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है? ट्रांजेक्शन वैल्यू टू बी टेकन एज द असेसिबल वैल्यू। ठीक है, वही बात अपन ने देखी। असेसिबल वैल्यू मतलब जिसपे ड्यूटी गिनी जाती है, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू को ही हम यूज करेंगे। फिर सबसेक्शन 2 में उन्होंने बोला अमाउंट्स टू बी एडेड इन द ट्रांजेक्शन वैल्यू, मतलब वो रिपेयरिंग वाली बात हो रही है। ये सारे खर्चे जो आपके सप्लाई से रिलेटेड है, अगर आपने उसको प्राइस में नहीं जोड़ा है तो यहाँ पे ऐड करवाएंगे। अब इसमें आपके अलग अलग खर्चे आ जाएंगे। कौन कौन से पॉइंट है वो देख लेते हैं, स्पेसिफिक है। पहला बोला जीएसटी के अलावा अगर और कोई नाम से टैक्स आपने पे किया हो तो वो टैक्स आपकी वैल्यू में ऐड होता है। मतलब जीएसटी पे जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन बाकी टैक्सेस पे जीएसटी लग सकता है। तो आपने जब गुड्स बनाए, जब गुड्स खरीदे, उसमें कुछ लोकल टैक्सेस गए होंगे, कुछ चार्जेस पे किए होंगे, तो वो आपकी कॉस्ट का पार्ट है, तो वो वैल्यू में ऐड होने चाहिए। अब उसके ऊपर जीएसटी लग जाए तो आप ये कंप्लेंट नहीं कर सकते कि एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स लग रहा है, तो वो हो सकता है। लेकिन जीएसटी को एक बार इंक्लूड कर दिया, उस पर फिर से जीएसटी लगा रहे, वैसा नहीं होता। अब वो चीज मैं आपको अभी आईटीसी समझाऊंगा तो वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा, तो और डेप्थ में अभी नहीं जा रहा। दूसरा बोला, second point, any amount that the supplier is liable to pay in relation to such supply but which has been incurred by the recipient, indirect payment। एग्जाम्पल ऐसा ले लेते हैं, भाई जो पेमेंट सप्लायर को करना था वो उसने बायर से करवा लिया, ये मेरे बिहाफ पे आप पे कर देना, अपने बिल में सेटल कर लेंगे। जैसे फॉर इंस्टेंस अपना ट्रांजेक्शन है, आप मुझे कुछ अमाउंट पे करने वाले हो, मैंने बोला कि भाई 10,000 रुपीज मेरी फीस है, लेकिन आप है ना मुझे 10,000 पूरे मत दो, मुझे सिर्फ 3,000 रुपए दे दो। तो सर बाकी 7,000 किसको पे करना है? मतलब मेरा एक एडवर्टाइजमेंट का बिल पे करना बाकी है, मैं नंबर देता हूँ, उसके नंबर पे गूगल पे कर देना। समझ आ गया? तो मैंने तो आपसे 3,000 ही लिए, अब मैं जो बिल बना के दूंगा आपको 3,000 प्लस जीएसटी, तो आपको नहीं लगता है गलत हो गया? आइडियल ट्रांजेक्शन था 10,000 प्लस जीएसटी। जो पेमेंट मुझे करना था एडवर्टाइजर को, सप्लायर को, वो मैंने बायर को बोला आप कर देना। आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको 10,000 पे करने थे, आप दो लोगों को पे करो आधा आधा, या एक को पूरा पे कर दो, आपके लिए तो वो इरेलीवेंट चीज है, आपने कर दिया। लेकिन उस चक्कर में मैंने जीएसटी जो है 3,000 पे ही चार्ज कर लिया, वो गलत हो गया डिपार्टमेंट के लिए। तो बोला कि अगर ऐसा कुछ हुआ और पता चला तो भाई जीएसटी तो पूरे 10,000 पे लगेगा। तो भले आप 7,000 उसको पे कर दो मेरे बोलने पे, वो ठीक है, लेकिन जब मैं आपसे जीएसटी कलेक्ट करूंगा दैट जीएसटी अमाउंट शुड बी ऑन 10,000। ये सिंपल सी बात है। तो अगर ये 7,000 ऐड नहीं किया ट्रांजेक्शन वैल्यू में से 3,000 दिखाया, तो डिपार्टमेंट 7,000 ऐड कर देगा वैसा। तीसरा है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कमीशन, पैकिंग, ये सब पॉइंट्स है। प्रोडक्ट से रिलेटेड, सप्लाई से रिलेटेड चीजें हैं, इसकी बात हो रही है कि इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो भी होंगे, अगर वो प्राइस में एडेड नहीं है प्रोडक्ट की, तो उसको आपको प्लस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट, लेट फीस, बिजनेस में होता है ना, गुड्स क्रेडिट पे दिए होते हैं, 30 डेज में पेमेंट नहीं किया तो इंटरेस्ट लगेगा, आपने पेमेंट नहीं किया तो इंटरेस्ट के साथ पे करना है, तो वो इंटरेस्ट भी तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट है ना, उसमें भी जीएसटी आएगा वैसा। सब्सिडी वाला पॉइंट अच्छा है, दो पॉइंट्स है, सब्सिडी और डिस्काउंट, ये दो पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने वाले। अपन ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, फिर से एक बार आपको पूरा रिलेट करा देता हूँ। सब्सिडी का मतलब है कि कोई फंडिंग कर रहा है, आपका खर्चा नहीं हो रहा, पैसे कोई और दे रहा है, सब्सिडी, ग्रांट, डोनेशन वैसा हो सकता है। गवर्नमेंट के थ्रू आई हुई सब्सिडी वैलिड सब्सिडी मानी जाती है फॉर जीएसटी पर्पस। अब सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ पे, प्लांट एंड मशीनरी का आप एग्जांपल ले सकते हो कि आप कोई मशीन इंस्टॉल कर रहे हो जिस मशीन की कॉस्ट है 10 लाख रुपए, हेवी मशीन है। अब इसके लिए ना गुजरात स्टेट गवर्नमेंट आपको 10% सब्सिडी दे रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया हुआ है हम भी 5% सब्सिडी दे रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि 10 लाख में से आपके 1.5 लाख रुपए तो माइनस हो गए, दोनों गवर्नमेंट की सब्सिडी। आपकी पॉकेट से कितना जा रहा है? 8,50,000, बाकी का पैसा सरकार भरती है, अपने को नहीं भरना है। अब यहाँ पे बात वापस वही आ गई कि जीएसटी कितने पे लगेगा, भाई 10 लाख पे पूरे पे जीएसटी भरूं या 8,50,000 पे? तो प्रोविजन बोल रहा है भाई 8,50,000 पे भरो, पूरे 10 लाख पे भरने की जरूरत नहीं है। सिंपल है, अपनी पॉकेट से इतना ही गया है, ये पैसा तो खुद सरकार दे रही है, कोई और थर्ड पार्टी तो दे नहीं रहा है। तो दिस इज अ वैलिड सब्सिडी बिकॉज दिस बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। लेकिन यही सब्सिडी गवर्नमेंट के अलावा या गवर्नमेंट अथॉरिटी के अलावा कोई प्राइवेट पार्टी ने पे किया होता तो उसका आपको कोई डिडक्शन नहीं देता। सपोज ऐसा है कि 10 लाख की मशीन मैं खरीद रहा हूँ, आपकी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, बोले हम स्पॉन्सर कर रहे हैं 15% हमारी तरफ से, तो जीएसटी 10 लाख पे लगेगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं हो ना, आप तो प्राइवेट कंपनी हो। तो उस सिचुएशन में आपकी दी गई सब्सिडी वैलिड नहीं होती है, लेकिन गवर्नमेंट की दी गई सब्सिडी वैलिड होती है। ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है, सरकार खुद सब्सिडी दे रही है तो उसमें उनके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, नहीं तो फिर
1.5 लाख पे जीएसटी फिर गवर्नमेंट खुद जीएसटी डिपार्टमेंट को सबमिट करेगी। तो बोला हम पे जीएसटी नहीं लग रहा है, हम पब्लिक पे लगा रहे हैं, इस पोर्शन के ऊपर जीएसटी देने की कोई जरूरत नहीं। सिंपल हो गया, ये सब्सिडी वाला पॉइंट कंप्लीट है आपका। अब इसके बाद जो दूसरी सिचुएशन है वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट का एक ही रूल है, जो डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई पहले से बताया हुआ था कि भाई इतना डिस्काउंट जो है वो दिया जाएगा, तो वो एलिजिबल है फॉर डिडक्शन, मतलब उस पोर्शन पे आपका जीएसटी नहीं जाएगा। तो भाई मैं प्रोडक्ट परचेज करने गया हूँ, ठीक है, एसी खरीद रहा हूँ, बोला 42,000 का एसी है, ये एमआरपी है इसका, लेकिन डिस्काउंट चल रहा है, 3,000 रुपीज लेस हो जाएगा, तो आपको नेट पे करना है 39। तो दिस इज एलिजिबल फॉर जीएसटी, क्योंकि ये डिस्काउंट जो है ना वो एट द टाइम ऑफ सप्लाई, एट द टाइम ऑफ सेल बोल के दिया गया था, और उसके ऊपर जो है आपको डिडक्शन मिल जाएगा, इसी अमाउंट पे आपको नेट जीएसटी पे करना है। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे डिस्काउंट का अमाउंट जो है वो एट द टाइम ऑफ सप्लाई बताया ना गया हो, या पहले से ऐसी कोई कंडीशन थी नहीं, बाद में डिस्काउंट दिया गया, तो फिर वो डिस्काउंट पोर्शन पे आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, या अगर आपने ऑलरेडी पे कर दिया तो रिफंड नहीं होगा। ये बात ध्यान रखनी। इसमें अपन ने ऐसे केसेस देखे, जो पहले प्रोडक्ट खरीदा, यही केस है ना, 42,000, 3,000 माइनस 39,000 का आप एसी लेके आ गए, फ्रिज लेके आ गए। अब इस पे आपने तो, हाँ ये वाला ले लो। तो 39,000 प्लस जीएसटी जो है वो मैंने पे कर दिया। अब मैं फ्रिज लेके आ गया या एसी लेके आ गया, अब उसमें कुछ फिजिकल डैमेज है, कुछ क्रैचेस है, ऐसा कुछ है, बाद में देखा। अब आपने ना वो स्टोर कीपर को बोला कि यार ये तो आपने डैमेज पीस भेज दिया, इसको एक्सचेंज करके दो। अब उसने एक्सचेंज कर दिया तो बात अलग है, फिर आपने बोला एक काम करो, एक्सचेंज मत करो, इतना मेजर स्क्रैच नहीं है, बट भाई स्क्रैचेस तो है, कुछ डिस्काउंट करो। तो उसने बोला एक काम करो, आपने 39 प्लस जीएसटी तो मुझे पे किया है, ये डिस्काउंट तो पहले ही उसने बता के दिया था, इसमें से ना और मेरे से 4,000 रुपीज वापस ले लो, एडिशनल डिस्काउंट कर देता हूँ, पैसे वापस ले जाओ। अब ये जो 4,000 वो रिफंड कर रहा है, वो डिस्काउंट वो उस बेसिस पे दे रहा है कि वो प्रोडक्ट पे स्क्रैचेस है, थोड़ा बहुत डैमेज है, और आप भी अग्री करे हो कि चलेगा, लेकिन कुछ डिस्काउंट करते हैं। ये पैसा अगर वो इसमें से वापस कर रहा है ना, तो इसके ऊपर जो जीएसटी कंपोनेंट आपने भरा होगा ना, वो वापस नहीं मिलेगा, सिर्फ इसमें 4,000 मिलेंगे। आप बोलोगे फिर मैंने जीएसटी तो 39 पे भर दिया, आइडियली तो 35 पे भरना चाहिए था। बोला नहीं, 4,000 वापस दे रहे हैं, प्लस जीएसटी वापस नहीं मिलेगा, जीएसटी पूरे 39 पे ही आपका काउंट होगा, बिकॉज ये डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई पहले से डिसाइडेड नहीं था, ये बाद में कोई सिचुएशन की वजह से उसने पैसा वापस किया। आया समझ में? वैसा है। बाकी तो फिर डिस्काउंट वाला कोई भी कंडीशन हो, कैश डिस्काउंट हो या फिर ट्रेड डिस्काउंट हो, बल्क डिस्काउंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एट द टाइम ऑफ सप्लाई किसी भी नाम से डिस्काउंट दिया गया है, उस पोर्शन पे आप जीएसटी नहीं भरोगे, इम्प्लाइड है, नेट अमाउंट पे आएगा। अपन ने बहुत सारे केसेस देखे जहाँ पे कितनी बार उधर डिस्प्ले पीस होता है, वो लोग सेल में रख देते हैं, डिस्प्ले पीस ले जाओ, होता है। कार शोरूम में भी होता है, आप टेस्ट ड्राइव लेते हो ना, टेस्ट ड्राइव मॉडल जो होता है वो लोग वो भी सेल करते हैं। वो लोग बोल देते हैं कि भाई टेस्ट ड्राइव मॉडल अगर आप ले रहे हो तो भाई 8 लाख रुपए का मॉडल है, फ्रेश पीस, अगर आप टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी लेने के लिए रेडी हो तो इसमें हम 1 लाख रुपए लेस कर देंगे। अब क्या होता है, बहुत बार टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी जो है उसकी कंडीशन उतनी बुरी नहीं होती, और कंपनी बोलती है सर ऐसा थोड़ी है कि सेकंड हैंड गाड़ी है, शोरूम के नाम पे ही है, अगर आप इसको खरीदोगे तो हम पूरा सर्विस करके आपको वारंटी वारंटी सब कुछ देंगे, और पहला बिल आपके नाम पे बन रहा है, तो सेकंड हैंड कार नहीं है। बट ये है कि भाई टेस्ट ड्राइव के लिए जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे उन्होंने गाड़ी चलाई, और अगर आपको ऐसा है कि थोड़ा बजट में चाहिए तो हम ये पीस जो है आपको देने के लिए रेडी। अब वो डिस्काउंट भी तो बोल के ही दिया ना एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ऐसा थोड़ी कि बाद में डिसाइड हुआ, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, चलेगा, तो वो डिस्काउंट भी वैलिड है, तो आपको उसके ऊपर जीएसटी जो है नेट अमाउंट में पे करना है, वो ध्यान रखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ रहे हैं। 15 सबसेक्शन 3 में वही स्टोरी है, और लास्ट में आ गया सबसेक्शन 4, वैल्यू टू बी डिटरमाइंड एज पर वैल्यूएशन रूल्स। तो वो तो तब होगा जब ट्रांजेक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो जाए, या प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन का मतलब भी वही है कि आपने मुझे जितना भी पे किया है ना, दैट इज नॉट द ओनली अमाउंट, आपने कुछ इनडायरेक्टली भी पे किया होगा। जैसे वही है ना, फीस के अमाउंट की बात हो रही, तो एक ऐसा हो गया कि आपने एक पोर्शन मुझे कैश में दे दिया, 10,000 है, 8,000 आपने मुझे दिए, बाकी ना 2,000 रुपीज का आप कुछ सामान ले आए, आपकी कोई शॉप है, आपका कोई बिजनेस है, आप उसमें से कुछ गुड्स लेके आ गए और वो आपने मुझे दे दिए। तो यहाँ पे प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, प्राइस के साथ साथ कुछ एडिशनल इन काइंड भी है, तो इन काइंड की वैल्यू भी ऐड हो जाएगी, और अगर वैल्यूएशन नहीं ऐड हो पाई तो फिर ट्रांजेक्शन वैल्यू रिजेक्ट, फिर अपन रूल पे जाएंगे वैसा। तो नेक्स्ट पार्ट वही है रूल्स वाला, उसी पे चलते हैं। रूल नंबर 27 टू रूल नंबर 35, वैल्यूएशन रूल्स। देखते हैं क्या बोला इसमें।
और सबसे पहला जो रूल है 27, उसकी सिचुएशन समझनी, हर रूल में कुछ अलग सिनारियो है। पहला केस है वैल्यू ऑफ सप्लाई गुड्स और सर्विस वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट होनली इन टर्म्स ऑफ मनी। वही बात होगी जो भी लास्ट में कर रहे थे, कंसिडरेशन कंप्लीटली मनी के टर्म्स में नहीं है। तो बोला दूसरा क्या ऑप्शन है, अब इसमें वैल्यूएशन कैसे करें। अगर ट्रांजेक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है या रिपेयर करके भी काम नहीं आती है, तो वैल्यूएशन रूल्स में सिंपल बोल दिया, पहला फॉर्मेट ये है कि आप ओपन मार्केट वैल्यू पे चले जाओ। जो भी प्रोडक्ट मैंने आपको बेचा है उसका जो पैसा है वो आपने मुझे पूरा इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं पे किया, कुछ इन काइंड भी पे किया है, तो उसका दूसरा ऑप्शन वही है, हमें ओपन मार्केट वैल्यू देख लेते हैं। अब व्हाट इज ओपन मार्केट वैल्यू, यही प्रोडक्ट मैंने किसी अनरिलेटेड अननोन बायर को बेचा होता जिसने मुझे पूरा पैसा कैश में दिया होता, तो कितने पैसे में चार्ज करता, दैट इज ओपन मार्केट वैल्यू। या कोई भी चार्ज करता उसको ओपन मार्केट वैल्यू बोलेंगे, तो वो अपनी ट्रांजेक्शन वैल्यू के बदले अपने यहाँ पे यूज कर लेंगे। अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, ऐसा कुछ और ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है, दूसरा ऑप्शन क्या है, जितना मैंने आपसे कैश में लिया जितना नॉन कैश में लिया उसकी मॉनेटरी वैल्यू दोनों को प्लस कर देंगे। अब जो ट्रांजेक्शन अपन देख रहे हैं इसको एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। तो ये मुझे ना आपसे जो अमाउंट चार्ज करना था वो 50,000, ये अपन मान लेते हैं, बट ये चीज अपन डिपार्टमेंट को नहीं बता रहे। मैंने आपको बोला एक काम करो, मुझे ना 20,000 रुपीज आप कैश में दे दो और बाकी का कुछ गुड्स दे दो। अब ऐसा कुछ है ना, आपकी एक मोबाइल की शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका बिजनेस है, मुझे एक नया मोबाइल फोन लेना था, तो मैंने बोला 50,000 मुझे कैश मत पे करो, आप 20,000 ही दे दो और एक है ना एक मोबाइल फोन दे दो, जो मुझे पसंद है बता दूंगा। मतलब वही बजट के हिसाब से वे आपका 50,000 पे करना बनता है, तो नियर अबाउट 30,000 की रेंज का 25,000 की रेंज का जो फोन मुझे पसंद आ रहा है वो मैं आपको बता दूंगा, वो हैंडसेट आप मुझे दे देना और उसका पैसा मत लेना। बात तो एक ही हो गई, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब पॉइंट ये है कि अगर ओपन मार्केट वैल्यू हमारे ट्रांजेक्शन की अवेलेबल नहीं है, तो हम इस तरीके से भी वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। कैसे भाई, कैश पोर्शन तो पता ही है, जो मोबाइल फोन आपने मुझे दिया उसकी कुछ वैल्यू पता चल सकती है कि मनी के टर्म्स में वो फोन कितने का है, वो पता चल सकता है। एग्जैक्ट 30 वैल्यू ना भी हो, 28 हो सकती है, 32 हो सकती है, थोड़ा बहुत मैंने आपसे बेनिफिट ले लिया उसमें कि भाई चलो यार 30 वाला नहीं 32 वाला दे दो, इसमें सेटल कर लेते हैं, मतलब 2,000 का मेरा फायदा हो गया, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इसकी जो भी वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ मनी वो अपने कन्वर्ट कर लेंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे, उससे हमें मिल जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। भाई सपोज इसकी वैल्यू आ गई 29,000 ऐसा मान लो, मार्केट वैल्यू इस मोबाइल फोन की, तो टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई अपना कितना हो गया 49,000। अब डिपार्टमेंट बोलेगा इसमें तो हमारा 1,000 रुपए का नुकसान हो गया, ये चीज तो उनके सामने थी नहीं ना, डिपार्टमेंट को थोड़ी पता है ट्रांजेक्शन कितने में हुआ, ये तो है ही नहीं, ये तो अपने बात कर रहे हैं। तो 50,000 रुपए नॉर्मल फीस होती है, नॉर्मल ट्रांजेक्शन वैल्यू होती है, बट हमने डिपार्टमेंट को दिखाया तो ऐसे ना, 20,000 रुपए कैश है और बाकी का मोबाइल फोन लिया, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो प्लस करके निकाल लेंगे, जो अमाउंट आएगा इसके ऊपर लगेगा जीएसटी। अब देखो मोर और लेस मेजोरिटी तो कवर हो गया ना, कोई एकदम मेजर लॉस तो नहीं हुआ ना, यही अगर ये रूल नहीं होता तो आप तो 20,000 पे जीएसटी भर के निकल जाते, वहां होता डिपार्टमेंट को मेजर लॉस। इसमें इतना फर्क नहीं पड़ा, 49-50 में कितना फर्क है, और 50 का तो कोई प्रूफ है ही नहीं, ये तो हम बात कर रहे थे, उनके सामने तो ये डेटा अवेलेबल है, तो 49 इज मोर देन इनफ, चलेगा। इस पॉइंट पे तब आना है जब ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल ना हो। अगर इससे बेटर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में सपोज ओपन मार्केट वैल्यू दे रखी है 50,500, ये अवेलेबल है, तो ये यूज करना पड़ेगा, फिर ये दिमाग लगाना ही नहीं है। बट अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन अपने पास ये वाला, क्लियर ही समझ आया, ये भी डेटा अवेलेबल नहीं है, चलो तीसरा ऑप्शन क्या निकाल रहे हैं, तो थर्ड ऑप्शन भी इसके अंदर दे रखा है। थर्ड ऑप्शन इज यहाँ पे हमें लाइक काइंड और क्वालिटी के गुड्स देखने पड़ेंगे। अब लाइक काइंड और क्वालिटी का क्या मतलब है, जो गुड्स हमारे बीच में एक्सचेंज हुए उसके जैसे 19-20 मिलते जुलते अगर कोई गुड्स किसी और ने किसी को बेचे हो, उसका ट्रांजेक्शन वैल्यू पता चल जाए, तो वो ट्रांजेक्शन वैल्यू अपने यहाँ पे यूज कर लेंगे। ऐसे सिमिलर वैल्यूएशन के पॉइंट्स कस्टम लॉ में भी आएंगे, तो वहां पे भी अपन ये पॉइंट पढ़ेंगे तो सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। बोलो कुछ कंफ्यूजन, ये तीसरा पॉइंट था। अब बोल रहा सर ऐसे गुड्स तो और किसी ने मार्केट में बेचे ही नहीं, मतलब एग्जैक्टली सेम ब्रांड सेम प्रोडक्ट नहीं, लेकिन आइडेंटिकल भी कुछ नहीं मिला, अब कोई ऑप्शन है। एक लास्ट ऑप्शन है फोर्थ वाला, फोर्थ ऑप्शन ऐसा बोलते हैं कि सब कुछ छोड़ो, जाने दो ये मार्केट वैल्यू ये सब, एक सिंपल रास्ता निकालो, जो भी प्रोडक्ट आपने बना के बेचा है उसकी कुछ कॉस्ट तो पता होगी ना आपको, कितने में आपने बनाया वो तो गिन सकते हो, उसमें तो कोई है नहीं कि ये डेटा भी अवेलेबल नहीं होगा, उसके ऊपर ना एक प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दो, ये जो वैल्यू बनेगी दिस इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब ये 10% एग्जाम्पल नहीं है, 10% रूल में बोला है, कॉस्ट प्लस 10% इज फिक्स, 10% ही आएगा, ये 10 का कभी 12 या 15 नहीं होने वाला, फिक्स रहेगा। ये बात इन्होंने रूल 30 और 31 में बोली है, और मैंने इसको डायरेक्टली आपको बता दिया कि रूल 31 में है क्या, तो ये वहां से आया है, तो ये जो 10% प्रॉफिट वाला रेफरेंस है, ये रूल नंबर 30 और 31 का रेफरेंस है, और आगे थियरी में तो लिखा ही है,
मैंने जो ब्रैकेट में लिख दिया नीचे, टेंशन नहीं है। ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है, लाइक काइंड एंड क्वालिटी का मतलब क्या है, सब कुछ थियरी में सब लिखा हुआ है, वो आपको अलग से लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ टिक कर लोगे तो भी चलेगा। तो पता चला वेयर कंसिडरेशन इज नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, 4 पॉइंट्स है। पहला ओपन मार्केट वैल्यू, दूसरा कैश प्लस नॉन कैश, तीसरा लाइक काइंड एंड क्वालिटी, और चौथा वाला कॉस्ट प्लस 10%। ये 4 पॉइंट्स अपने यूज कर सकते हैं, और ये सीक्वेंस में यूज करना है, ठीक है, ऑर्डर चेंज नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, रूल 28। यहाँ पे जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस हो रहा है वो डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन के बीच में हो रहा है, और बीच में कोई एजेंट नहीं है, डायरेक्ट हो रहा है। अब रिलेटेड पार्टीज और डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होते हैं, कल ही अपन ने रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में देखा कि जहाँ पे अपनी ही कंपनी की दो ब्रांचेज हैं अलग अलग स्टेट्स में, और दोनों का सेपरेट जीएसटी नंबर है, तो इंटर स्टेट स्टॉक ट्रांसफर वाली कंडीशन है, वैसा है। अब इसके अंदर वैल्यूएशन करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बहुत बार ऐसे ट्रांजेक्शन में कंसिडरेशन होता ही नहीं, या तो कंसिडरेशन जेन्यून नहीं होता, भाई मेरी कंपनी है, सूरत वाली क्या है मुंबई वाली क्या, सेम ही तो है, जो वैल्यू पे दिखाना है दिखा, तो फर्क नहीं पड़ता, सब कंपनी में ही वैसा हो गया। तो उस केस में रूल बीच में आता है। इसमें भी सेम कंडीशन है जो अभी अपन ने देखी, आपका काम आसान हो जाएगा। पहला पॉइंट ओपन मार्केट वैल्यू, सेम पॉइंट। दूसरा लाइक काइंड एंड क्वालिटी, मतलब पीछे चार में से ना सेकंड पॉइंट गायब है, 1, 3 और 4 सेम है, एग्जैक्टली सेम, तो थोड़ा काम इजी हो जाता है। ठीक है, 1, 3 और 4 देख लो, तीनों सेम पॉइंट्स है, तो आपको अलग से नहीं याद रखना पड़ेगा, अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें और ऑप्शन है। अगर आपको ये ओपन मार्केट वैल्यू वाले ट्रैक पे नहीं जाना है, ABC पॉइंट्स पे, तो एक ऑप्शन और दिया है जो 90% वाला पॉइंट लिखा है। अब वो समझा देता हूँ वो क्या है। वो स्टार्टिंग में ही ऑप्शन आ जाता है, ये अपने पास अभी 3 पॉइंट्स तो लिखे हुए हैं ना, ओपन मार्केट वैल्यू, लाइक काइंड एंड क्वालिटी, कॉस्ट प्लस 10%। इसके बदले स्टार्टिंग में ही आप ये 90% वाली कंडीशन जो है वो यूज कर सकते हो। अब ये क्या कंडीशन है वो समझो। इसमें ऐसा कुछ है, दो रिलेटेड पार्टीज है, ए और बी, ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन्स या रिलेटेड पर्सन्स हैं, तो इनके ट्रांजेक्शन में तो डाउट आ रहा है कि वैल्यू सही नहीं होगी। इसमें ऐसा बोला, हम बात इसके पॉइंट से कर रहे हैं कि इसने जब बी को सप्लाई किया, तो उस सप्लाई का वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है वो डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये दोनों में रिलेशन है डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पार्टीज का। इसमें ऐसा बोला कि आपने किस प्राइस पे सप्लाई किया वो जाने दो, आपका ये जो एजेंट है वो आगे किसी बायर को सेल करता होगा, और ये बायर जो है ना, ये होगा अनरिलेटेड, इसका इन दोनों से कोई कनेक्शन नहीं है, ये अनरिलेटेड नॉर्मल बायर है। तो बोला एक काम करो, ये ट्रांजेक्शन जिस प्राइस पे होता है वो प्राइस पता करो, और इसके लिए ये प्राइस पता करना कोई बड़ी बात होगी नहीं, क्योंकि इसी की कंपनी है, कोई आउटसाइडर थोड़ी ना है। मैं मेरी ब्रांच को तो पूछ ही सकता हूँ ना कि भाई आगे कितने बेचते हो, वो तो अकाउंट्स में से मुझे खुद ही पता चल जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन इन ट्रांजेक्शन को जिस प्राइस पे किया जा रहा है उसका ले लेंगे 90%, और वो हो जाएगी ये वाली वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो ए और बी के बीच में जिस प्राइस पे गुड्स एक्सचेंज हुए, वो प्राइस क्या निकाला हमने, आगे मार्केट में जिस प्राइस पे गुड्स बिका ना उसका 90%, मतलब वही हो गया ना 10% प्रॉफिट मार्जिन, वो हटा दिया और क्या, तो ये मान के चल रहे हैं कि इसने 10% प्रॉफिट चढ़ा के बेचा होगा, अप्रोक्स बात वही होगी वैसा। तो ये रूल अपन यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको इस रास्ते पे नहीं जाना है तो आप सीधा इस पे जा सकते हैं, शॉर्टकट। तो फिर आपको ये तीनों पॉइंट्स में से कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है, और ये डेटा आपको सामने दिया होगा कि भाई ए ने बी को सप्लाई किया, वैल्यू पता नहीं है, बी ने जब आगे बायर को बेचा तो जो यूनिट बेचा ना वो 15,000 रुपए का है, 15,000 में सेल किया। बोला इन दोनों के बीच में गुड्स कितने पे एक्सचेंज हुआ होगा वो पता करना है, इसका 90%। समझ आ रहा है, तो ये जो सप्लाई है कितने पे मान लिया जाएगा, 13,500 पे, और 13,500 प्लस जीएसटी, बात खत्म। तो ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। दिस इज रूल नंबर 28, और ये 90% वाली कंडीशन है। बोल, कुछ कंफ्यूजन इसमें? इसके बाद जो रूल नंबर 29 है वो भी सेम है, आपको इसमें कुछ लिखना है तो नोट कर लो। 29 वाला भी सेम है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है, बाकी कंडीशन पूरी सेम।
बोलो, हो गया? कोई कंफ्यूजन इसमें? रूल 28 क्लियर। नेक्स्ट देख लो फटाफट रूल 29। रूल 29 एग्जैक्टली सेम है, बट यहाँ पे ऐसा है, उन्होंने नाम चेंज कर दिया। देखो अभी कैसा था, ए और बी जो दो पार्टीज थी ना, उसके बीच में जो कनेक्शन था उसको उन्होंने बोला था दे आर डिस्टिंक्ट पर्संस और दे आर रिलेटेड पार्टीज। मतलब सेम पैन नंबर पे दो जीएसटी नंबर वाली पार्टीज, तो कनेक्टेड तो है ही आपस में। इस रूल में इन्होंने एग्जाम्पल चेंज कर दिया, इसमें इन्होंने बोला ये प्रिंसिपल है और ये एजेंट है। ये भी तो रिलेटेटिव है ना, आपस में वैसे ही माना जाता है। तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में अगर गुड्स का सप्लाई एक्सचेंज हुआ है, ठीक है, गुड्स का सप्लाई अगर एक्सचेंज हुआ है, तो उस सिचुएशन में हो सकता है कोई ट्रांजेक्शन का अमाउंट ही ना हो, कोई पैसे पे ही नहीं किए हो, तो अब क्या करें? तो एक ऑप्शन वही है ओपन मार्केट वैल्यू लाइक काइंड एंड क्वालिटी कॉस्ट प्लस 10%। दूसरा ऑप्शन है 90% वाला रूल। तो बोला ये जो एजेंट है आपका, वो आगे गुड्स किसी बायर को सेल ही तो करता होगा, ठीक है, तो वो जब सेल कर रहा है तो वो कितने प्राइस पे सेल कर रहा है भाई वो पता कर लो। मान लो जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो 30,000, ये मालूम पड़ा, तो सेम इसका 90% वो अपनी हो जाएगी वैल्यू सप्लाई इस केस में। भाई 30,000 का 90% मतलब 27। ठीक है, आया समझ में? तो सेम रूल है एग्जैक्टली। तो रूल 28 और 29 में ना सिर्फ पार्टीज का नाम चेंज किया है। वहां डिस्टिंग पर्सन की वजह से वो आपस में कनेक्टेड थे, या प्रिंसिपल एजेंट होने की वजह से आपस में कनेक्टेड है। अब टाइटल देख लो रूल 29 में। आपको बताया था वो कंपेयर करना टोटल पहले वो उसके बाद वो हाँ हाँ, पर हाँ कहने का मतलब वही हो गया कि ओपन मार्केट वैल्यू वाले रूट पे जाना है या 90% वाले पे, आपको स्टार्टिंग में डिसाइड करना है। अगर आप 90% वाले पे चले गए तो ओपन मार्केट वाले ट्रैक पे जाना ही नहीं। वो सेम लिखा है ना, देखो ये पेज 82 पे देख लो। पेज 82 पे जो एरो वाला फ्लो चार्ट है वो देख लो, उसमें वैसे ही लिखा है वन वन और वन। तो या तो ओपन मार्केट वैल्यू पे जाओ या फिर 90% वाले पे जाओ। तो इन दोनों में से कोई एक आप सिलेक्ट कर लो। अगर इसमें से काम ना बने तो फिर आप आगे जाओ तो अलग चीज है। तो उसमें अपन ने देखा था ओपन मार्केट वैल्यू, उसके बाद कॉस्ट प्लस 10% वाला, और लास्ट में बेस्ट जजमेंट बोला हुआ है, वैसा है। सेम ही तो चीज है। एक मिनट देख लेंगे, मिक्सअप तो नहीं किया, चेक कर लेते हैं। 90% ओपन हाँ पॉइंट वही है, लेकिन थोड़ा सा सीक्वेंस का फर्क है। हाँ हाँ, मैंने लास्ट टाइम शायद ये करेक्शन कराया भी था। ओके। हाँ यहाँ पे वो ए में ही ऑप्शन दे दिया, पॉइंट्स वही है, सीक्वेंस का थोड़ा सा सारे जो बताया वो सही है, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। लेकिन उसको कौन से रैंकिंग में अप्लाई करना है वो बता देता हूँ। मैंने आपको 90% वाला पॉइंट्स तो बता दिए। एक ओपन मार्केट वैल्यू वाला जो पॉइंट है और 90%, ये दोनों ए वाला ही पॉइंट है। तो फर्स्ट रैंकिंग जो है अपन दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। पर अगर ये दोनों अप्लाई नहीं होते या दोनों फेल हो जाते हैं, तो आपके पास आगे सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन में उन्होंने बोला है कॉस्ट प्लस 10%, ठीक है, थोड़ा अलग है, कंडीशन वैसे सिमिलर थी लेकिन यहाँ रैंकिंग में फर्क है। और अगर ये भी फेल हो जाए तो तीसरा ऑप्शन जो है ना वो उन्होंने बोला है बेस्ट जजमेंट, ठीक है, वैसे बोला हुआ। ये सीक्वेंस है, तो थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं उसको। जो पॉइंट्स हमने सीखे लॉजिक वाइज वही है, लेकिन सीक्वेंस कैसे लेना है वो समझ लो। पहले बोला ओपन मार्केट वैल्यू देख लो। अगर आपको ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिल रही है तो एक 90% वाला जो ये बताया ये ऑप्शन तो अपने पास है ही। अगर ये दोनों में से कुछ भी अवेलेबल ना हो तो सेकंड ऑप्शन है। और सेकंड ऑप्शन क्या है? कॉस्ट प्लस 10%। अगर ये भी फेल हो जाए, थर्ड ऑप्शन क्या है? बेस्ट जजमेंट। बेस्ट जजमेंट मतलब डिपार्टमेंट के ऊपर उनको देख लेना है क्या करना है क्या नहीं, कुछ भी करके वैल्यू निकाल लो। और जो इसके पहले वाला रूल था उसमें पॉइंट यही थे लेकिन सीक्वेंस थोड़ा अलग था। उसमें बोला था भाई ओपन मार्केट वैल्यू लाइक काइंड एंड क्वालिटी कॉस्ट प्लस 10%, या फिर दूसरा रास्ता 90% वाला। तो अगर आप इस रास्ते पे चले गए तो ये फाइनल है, फिर आगे कुछ नहीं है। और इस रास्ते पे गए तो 1 2 और 3 ऐसा हो गया। तो थोड़ा माइनर डिफरेंस है उसके अंदर, एग्जैक्टली सेम नहीं है। मेरे ध्यान में था कि वो सिमिलर पॉइंट्स। अब जो है सामने ही है ये वाला।
ठीक है, पता चल गया। तो ये रूल नंबर 29 हो गया। चलो, रूल 30 जो है वही है, कॉस्ट प्लस 10% वाला पॉइंट उसमें लिखा हुआ ही है। और रूल 31 बोला है रेजिडुअल। अगर यहाँ तक आते आते भी कुछ समझ में ना आए तो फिर एक ओपन एंडेड रूल रखा है, सिचुएशन के हिसाब से कुछ ना कुछ कैलकुलेशन जो डिपार्टमेंट लगा ही लेंगे। ये ओपन एंडेड है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला इसमें नहीं, तो एकदम लास्ट में काम आएगा ये। अब इसमें नीचे ना पेज 82 पे जो वो आपको फ्लो दे रखा है कि भाई कौन से सीक्वेंस में जाना है, तो आप देख रहे हो रूल 27 से स्टोरी स्टार्ट होकर 31 तक जा रही है। अब उसमें ना सप्लाई ऑफ सर्विस वाला जो केस है उसमें 29 से डायरेक्ट 31 का बाईपास दिया हुआ है। एरोज देख लो नीचे, वो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि रूल 30 में बात हो रही है कॉस्ट प्लस 10%, और सर्विस सप्लाई में कॉस्ट वाला एलिमेंट जो है वो नहीं होता है। गुड्स में होता है ना कि मेरा इतना रॉ मटेरियल लगा हुआ है, सर्विस में तो ऐसा है मैं काम कर रहा हूँ उसकी फीस मांग रहा हूँ कि भाई इतना मैं आपसे पैसा चार्ज करूंगा, वैसा हो गया। तो वो जो अमाउंट है उसमें कॉस्ट एलिमेंट नहीं होता है। इसलिए वहां पे ऑप्शन दिया है कि रूल 30 अगर सर्विसेज में काम ना लगे तो आप डायरेक्ट रेजिडुअल पे जा सकते हो, कॉस्ट प्लस 10% वाले को स्किप कर सकते हो। अदरवाइज वो भी कंपलसरी हो जाता है तो लगाते ही कैसे, प्रॉब्लम आ जाती है, वैसा है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट है रूल 31 कैपिटल ए। दिस इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, ये सब बोला हुआ है। इसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो समझ लो, ये बाद में ऐड हुआ था, रूल पहले से नहीं था, जैसे 31A करके नंबरिंग दिया हुआ है। अब इसमें दो पॉइंट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, एक लॉटरी टिकट वाला सिस्टम है और एक बेटिंग गैम्बलिंग वाला सिस्टम है, दो कैटेगरी में इसको बांटा हुआ है। कैलकुलेशन दोनों में डिफरेंट है इसलिए अलग होना बनता है। अगर आप बेटिंग गैम्बलिंग वाला देखोगे जो लास्ट पॉइंट है सब रूल 3, तो वो बहुत सिंपल है। बेटिंग हो, गैम्बलिंग हो, हॉर्स रेसिंग हो, इसमें आप जितना भी अमाउंट बेट करते हो, जो ट्रांजेक्शन वैल्यू होती है उसके ऊपर लगता है जीएसटी, और जीएसटी का रेट है 28%। तो ये महंगा हो गया है, बेटिंग गैम्बलिंग बहुत कॉस्टली हो गया, बिकॉज आप 1,000 रुपये अगर लगाओगे तो उसके ऊपर 280 रुपये जीएसटी लगेगा। तो यू विल बी पेइंग 1280, बट खेलने को मिलेगा 1,000 रुपये, और उसमें से आप जीते हारे वो अलग बात है। 280 तो गए। अब अगर 1,000 रुपये लगा के आप जीत गए, 1,000 का 2,000 हो गया, तो उसमें 1,000 रुपये आपकी विनिंग्स हुई ना, उस पर आ जाएगा 30% टैक्स, तो 300 और गए। समझ आए? तो आपने अपने 1,000 रुपये लगा के नेट बचाया 700 रुपये, और उसमें से भी 280 और जीएसटी, तो उसके बाद बचा ही कितना, 300-400 रुपये बचे, और सरकार ने पक्के पैसे कमा लिए 580 रुपये। तो जुआ आपने खेला, प्रॉफिट सरकार का हुआ, और आपसे ज्यादा वो कमा गए। ठीक है, वैसा हो गया। तो आपके तो 1,000 के 2,000 आपने किए, लेकिन उसके लिए आपका 300 का इनकम टैक्स गया, 280 का जीएसटी गया, तो सरकार की तो 580 कमाई फिक्स हो गई, आपके पास 420 रुपये बचे। तो रिस्क आप ले रहे हो, कैपिटल आप लगा रहे हो, प्रॉफिट उनका ज्यादा हो रहा है। तो बेटिंग गैम्बलिंग को कर दिया महंगा, वैसा है। तो इसके ऊपर डायरेक्ट, हाँ ड्रीम इलेवन पे आ गया ना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं किया, गवर्नमेंट तो मान ही रही है ना, ड्रीम इलेवन वाला नहीं मान रहा। सरकार तो बोल ही रही है बैटिंग है, ड्रीम इलेवन वाले बोल रहे हैं बैटिंग थोड़ी ना है, ये तो भाई गेम ऑफ स्किल। हाँ, तो भाई आप टीम तो अपनी मर्जी से बनाते हो ना, आज कौन सा प्लेयर सिक्स मारेगा, कौन सा सेंचुरी बनाएगा, वो तो प्लेयर का एनालिसिस है, तो इट इज नॉट बैटिंग। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला ठीक है बैटिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन गेमिंग तो है ना। बोले हाँ, फैंटेसी क्रिकेट स्किल वाली गेम तो है ना, ऑनलाइन गेमिंग पे 28% जीएसटी, बात सेम हो गई। कोई बात नहीं, आपको उसको जो मानना है मानो, आपको बेटिंग गैमलिंग मानना है, आपको कोई धर्म कर्म का काम मानना है तो भी मान लो, चलेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम उस पर भी जीएसटी लगा देंगे, बात खत्म होगी। अल्टीमेटली उनको टैक्स चाहिए था उस पर। तो आपने बेटिंग गैमलिंग की कैटेगरी से उसको बाहर करवा के लीगल करवा लिया कि पूरे इंडिया में कोई भी खेल सकता है, लेकिन जब खेलेगा तो जीएसटी तो हम ले ही लेंगे, तो अल्टीमेटली रेवेन्यू तो उन्होंने प्रोटेक्ट कर ही लिया, वैसी बात है। ठीक। इसके पहले वाला जो पॉइंट है लॉटरी टिकट, लॉटरी टिकट वाले केस में क्या बोला है वो देख लो। अब इसमें ऐसा है, लॉटरी टिकट का जो बिजनेस है वो स्टेट गवर्नमेंट्स करती है, प्राइवेट कंपनीज को अलाउड नहीं होता है। इंडिया में हर स्टेट में ये लीगल भी नहीं है, कुछ स्टेट्स में लॉटरी लीगल है, कुछ स्टेट्स में इलीगल है। अपने गुजरात में इलीगल है, तो यहाँ पे लॉटरी खरीदता बेचता नहीं, तो अपने को इतना आइडिया नहीं लगता। बाकी स्टेट्स में लोग खरीदते हैं, हर महीने अपनी सैलरी आते ही एक लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं, क्या पता कभी लॉटरी लग जाए, इन्वेस्टमेंट की तरह खरीदते हैं, और होता भी है। कभी 5,000, 10,000,
1500 1000 ऐसी भी लॉटरी लग जाती है छोटे अमाउंट की। तो उनको वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि हमने इतने टाइम में इतनी टिकट्स खरीदी है, हर महीने 1000 500 50 100 200 जो भी हम लगाते हैं, कभी अगर मान लो 10 20 हजार की लॉटरी लग गई तो वो कवर अप हो जाएगा। तो लोग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं उसमें, ऐसा हो गया। अब ये लॉटरी टिकट पे भी जीएसटी। अब यहाँ जीएसटी कैलकुलेशन का तरीका जो इंक्लूसिव वाला है, इसमें ऐसा नहीं है कि 500 की टिकट खरीदी तो प्लस 28%। यहाँ पे ऐसा है 500 की टिकट खरीदी तो इंक्लूसिव ऑफ 28% जीएसटी, तो वो रिवर्स कैलकुलेशन हो जाता है वैसा। बट कितनी वैल्यू पे गिनना है उसमें दो पैरामीटर है, एक फेस वैल्यू बोलिए टिकट की, और दूसरा प्राइस बोला है। जो ऑर्गेनाइजिंग स्टेट ने नोटिफाई किया कि ये टिकट का इतना प्राइस होगा, मतलब एक तरीके से ट्रांजेक्शन वैल्यू या उसके मार्केट प्राइस बोल सकते हैं, दोनों में से लिया जाएगा विच एवर इज हायर। अब इसको एक एग्जांपल में फ्रेम करके देख लेते हैं। टिकट की फेस वैल्यू मतलब जैसे उसमें जो प्रिंटेड प्राइस होगा वो 1000 रुपए, लेकिन उसकी जो मार्केट प्राइस है जितने में उस पर ट्रांजेक्शन हो रहा है वो है मान लो 850 रुपीज। फिर टिकट इतने बिक रही है 850 बिक रही है, लेकिन उसका फेस वैल्यू 1000, डिस्काउंट पे भी रही हो सकता है ऐसा। तो इन्होंने पहले तो ये बोला कि आपको ना इनमें से सिलेक्ट करना होगा विच एवर इज हायर। ठीक है, तो वो कितना सिलेक्ट हो गया 1000। अब ये है 1000 रुपीज, दिस इज वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस जीएसटी। ये 1000 रुपए में जीएसटी इंक्लूडेड है, और जीएसटी का जो रेट है दैट इज 28%। ठीक है, अब बोला इसमें जीएसटी कंपोनेंट कितना है वो गिनना है वैसे। अब कैसे गिनेंगे, तो भाई ये 1000 रुपए जो है ना इसमें दोनों चीजें इंक्लूडेड है। अगर इसमें 100 रुपए वैल्यू है तो इसमें 28 रुपए जीएसटी। तो अगर देखा जाए ना तो दिस 1000 इज एट 128%। ये 128 पे है, तो इसमें 100 वाला कंपोनेंट कितना, 28 वाला कंपोनेंट कितना वो गिनना है। तो ये जो कैलकुलेशन है आफ्टर चार्जिंग वाला होता है, इसको ऐसे गिनेंगे 1000, जैसे मैं ये वाला पार्ट गिन रहा हूँ, 1000 into 100 डिवाइड बाई टोटल 128। तो उस हिसाब से जो नंबर आएगा वो होगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। और अगर आपको जीएसटी कंपोनेंट गिनना है 1000 into 28 डिवाइड बाई 128, ये आ जाएगा जीएसटी कंपोनेंट। तो गिन के देख लो कितना आता है। ऐसे सेम एक इलस्ट्रेशन भी रखा हुआ है, उसमें भी सिमिलर कंसेप्ट है। वैल्यू ऑफ सप्लाई जिस पे जीएसटी लग रहा है, तो ये जो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई आया होगा इस पे आप 28% गिनोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, टैली भी हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट। 31A आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, 32 वाली सीरीज आ गई। इसमें सबसे पहले बात हो रही थी फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, 32 वाली सीरीज में अलग अलग ट्रांजेक्शन और सर्विसेज को टारगेट किया उन्होंने। तो 32 है, उसमें डिटेल में आपको दे रखा है सब रूल 2, और उसका है क्लॉज ए, ये मनी एक्सचेंज वाली सर्विसेज की बात हो रही है। ठीक है, अब रुपी डॉलर मनी एक्सचेंज आप कर रहे हो उसकी बात कर रहे हैं, तो भाई उसके अंदर ना एक कमीशन वाला एलिमेंट होता है। जो भी मनी चेंजर है, बैंक है, आप बोले भाई डॉलर चाहिए इतने रुपए हम देंगे, तो वो जो डॉलर आपको एक्सचेंज करके दे रहे हैं ना उसके अंदर उनका एक कमीशन वाला पार्ट होता है। इसको अपने ऐसे देखेंगे कि एक आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल है। आरबीआई का रेफरेंस रेट का मतलब है कि डॉलर का क्या प्राइस है आरबीआई की तरफ से। मान लो 85 रुपीज का है $1। अब आप जब डॉलर खरीदने जाओगे तो आप आरबीआई नहीं जाते हो डायरेक्टली, आप बैंक के पास जाओगे। अब बैंक वाला बोलेगा भाई मैं डॉलर बेच रहा हूँ 88 रुपीज पे, बोले इतना महंगा क्यों, बोले यार फ्री में थोड़ी काम करूंगा, मेरी भी तो कुछ इनकम होनी चाहिए ना, मैं इंटरमीडिएट हूँ, मेरा कमीशन होना चाहिए। ये जो 3 रुपए आपको बीच में दिख रहा है, ये जो है ना ये कमीशन है। ठीक है, बैंक वाले का। एंड दिस इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर्विस दी ना उसने आपको, डॉलर लाके दिए आरबीआई से, उसका 3 रुपए ले रहा है $1 पे, सो दिस 3 रुपीज इज वैल्यू ऑफ सप्लाई।
और इसके ऊपर लगेगा जीएसटी, और सर्विस है, जीएसटी का रेट है 18%। तो आपका जीएसटी जो है ना वो 88 रुपीज पे नहीं लगेगा, आपका जीएसटी 3 रुपए पे लगेगा। समझ आ रहा है, क्योंकि उसमें सर्विस एलिमेंट, कमीशन एलिमेंट तो वही है। बाकी बोले जो 85 रुपीज है वो तो डॉलर का कॉस्ट है ना, आपने इतने पैसे दिए, सामने डॉलर भी तो मिले, वो तो एक्सचेंज हो गया। सरप्लस में क्या दिया आपने, 3 रुपीज, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसके ऊपर 18% जीएसटी आएगा वैसा। तो अगर आपको सम्स में आरबीआई का रेफरेंस रेट दिया हो तो सिर्फ डिफरेंस ही निकालना है, आरबीआई का रेफरेंस रेट और फिर ट्रांजेक्शन वैल्यू का डिफरेंस, दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट अगर ना दिया हो, आरबीआई का रेफरेंस रेट मिसिंग हो, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, फिर उन्होंने बोला कि जितनी भी ट्रांजेक्शन वैल्यू है ना उस पर 1% ये फिक्स कर दिया। तो भाई मैंने $1000 खरीदे और बैंक वाले ने मेरे से टोटल 90,000 चार्ज किया, अब उसने रेट लगाया 90 रुपए पर डॉलर, बट इसको कंपेयर करने के लिए आरबीआई का रेट अवेलेबल ही नहीं, तो कंपेयर किससे करो। तो सिंपल है, जितनी भी ये ट्रांजेक्शन वैल्यू है ना इस पे 1% होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, वो हो जाएगा 900 रुपीज। ठीक है, समझ आ गया, और इस पे लगेगा 18% जीएसटी वैसा। बैंक में आया नहीं, अपन ने चुकाया 90,000 डॉलर खरीदे। ठीक है, तो दो ऑप्शन हो गए, या तो आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल, हाँ ये सिंपल कर देता हूँ, रुको। $1000 आप खरीदने गए, बैंक वाले ने बोला 90 रुपए का $1 पड़ेगा, 90,000 होगा, तो आपने उनको 90,000 पे किया। अब इसमें ये देखना है कि वैल्यू और सप्लाई कितना, तो भाई 90 रुपए में डॉलर आपने खरीदा है, तो कंपेयर करने के लिए आरबीआई का कोई रेफरेंस रेट तो होना चाहिए। सम में आरबीआई का रेफरेंस रेट नहीं दिया हुआ है, बस इतना ही डेटा दिया हुआ है। अब आप इसमें से वैल्यू और सप्लाई कैसे निकालोगे, तो रूल ऐसा बोलता है कि हम अजम्पशन ले लेंगे 1% वैल्यू और सप्लाई है, कमीशन है। 1% रूल में लिखा है, ये फिक्स है, ये अपन ने एग्जाम्पल नहीं लिया, 1% इज फिक्स जो रूल में लिखा हुआ है। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी ना उसका 1% वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो मान लिया जाए, वैसा है। तो ये हो गया 90,000 में 1% इज 900, जीएसटी इस पे लगेगा 900 पे 18%, ऐसा होगा। तो दो ऑप्शन है, या तो आरबीआई का रेट अवेलेबल हो तो ऐसे कंपेयर कर लो, और नहीं अवेलेबल है तो ट्रांजेक्शन वैल्यू पे 1% अज्यूम कर लो। दो ऑप्शन अपने पास रहते हैं। तीसरा पॉइंट भी है इसमें, अगर दोनों करेंसी जो एक्सचेंज हो रही है ना वो इंडियन करेंसी नहीं है, फॉरेन करेंसी है, तो उसमें फिर क्या ऑप्शन रहेगा, वहां पे आपको आरबीआई का रेफरेंस रेट दिया होगा, नहीं तो सम बनेगा ही नहीं। तो दोनों करेंसीज को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करो, ठीक है, उसमें से करो विच एवर इज लोअर, और उस पर लगा दो 1%। सेम रूल है, इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं चलो। कुछ डॉलर आपने एक्सचेंज किए, उसके सामने आपने पाउंड खरीदे, 800 पाउंड ये एक्सचेंज हुआ है, तो $1000 और 800 पाउंड ये दिए और ये मिले। अब बोला इसमें फिर कैसे कैलकुलेशन करें, रुपये में तो कुछ है ही नहीं, पहले बोला रुपये में कन्वर्ट करो, बोले सर रुपये में कैसे कन्वर्ट करें, तो इसके लिए आरबीआई के रेट अवेलेबल होंगे, क्वेश्चन नहीं बनेगा, नहीं तो फिर ऐसा नहीं कि इस पर रेट नहीं देंगे, आरबीआई का रेट होगा। भाई यहाँ लगा दिया 90 रुपीज और यहाँ बोल दिया 120 रुपए, ये रेट है, तो आप कन्वर्ट कर लो, ये हो जाएगा 90,000 रुपीज, एंड दिस विल बी इक्वल टू 96,000 रुपीज, ये होगा। अब इसमें से बोला विच एवर इज लोअर, इस पर लगा दो वही 1% जो पिछले सम में देखा, तो अगेन कितना आ गया 900, दिस इज वैल्यू ऑफ सप्लाई, और इस पे आ गया जीएसटी। ठीक है, क्लियर हुआ, ऐसे ही समझाएंगे, यही लेवल है, पेपर में आप देख लो, पास पेपर में सम्स का लेवल जो है ना वो इतना टिपिकल नहीं है कि बनते ही नहीं है, वो लोग सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि प्रोविजंस पता है कि नहीं, इतना सिंपल कैलकुलेशन भी लोग पढ़ के नहीं आते, तो आपको पता ही नहीं है तो मार्क्स चलेगा। तो टैक्सेशन के पेपर में ना आईसीएसआई पहले से पुराने सिलेबस में भी यही करता था, फाइनल के पेपर में भी इतने सिंपल सम्स आते हैं 5-5 मार्क्स के, जब टैक्सेशन कंपलसरी था, कि लगता है यार ये फाइनल के पेपर में ऐसा सम पूछा है जब सॉल्व कर रहे होते। बट उनका अप्रोच वो नहीं है कि आपसे एकदम कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करवा ले, 5 पेज का सम सॉल्व करा ले, वो ये देखना चाहते हैं कि आपको सेक्शन का इंटरप्रिटेशन अप्लाई करना आता है कि नहीं, और सेक्शन बड़ा सिंपल है, इतना एप्लीकेशन करके दिखा सकते हो और रूल को अपने वर्ड्स में लिख के दिखा सकते हो, आप पे 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। तो अब ये तो एक एंट्री होगी, सम बनेगा तो 3-4 एंट्री आएंगी, बट 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वर्किंग नोट लिखे बिना अगर आप आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो ध्यान रखना। आपने खाली कैलकुलेशन दिखा दिया, येस नो कर दिया, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल कर दिया, रीजनिंग नहीं दिया, तो आपको ना मैक्सिमम मार्क्स तो मिलेंगे ही नहीं, 5 में से 2 मार्क्स मिलते हैं पूरा सम सही होने पे, बट विदाउट रीजनिंग। तो आपको ना कैलकुलेशन के हर एक पॉइंट के साथ साथ उसका वर्किंग नोट, सेक्शन में क्या बोला है, रूल में क्या बोला है, अपने वर्ड्स में ही सही लेकिन समझाना पड़ेगा, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो वो मार्क्स काट लेते हैं,
कि वर्किंग नोट के बिना आंसर तो कोई कैसे भी लिख सकता है, लेकिन कैसे लाया वो रीजनिंग समझाओगे तो प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो क्या आता भी होगा और लिखा नहीं, उस चक्कर में मार्क्स चले जाएंगे, वैसा नहीं होना चाहिए। 30-35 मार्क्स का जीएसटी है ना, कम से कम 12-15 मार्क्स के सम्स तो मिलेंगे मिलेंगे, और वो भी ऐसे। तो इसमें से अगर मार्क्स बन जाते हैं तो एग्रीगेट का प्रॉब्लम तो आ ही नहीं सकता है टैक्स के पेपर में। अपने को उसको समझ के अप्रोच करना है कि भाई पेपर कैसा आ रहा है और मार्क्स कहाँ से निकाल लें। अब टाइम और सप्लाई का सम कोई गलत करके आ रहा है तो मार्क्स जाने दे रहा है, जहां से स्कोर करना है वही मार्क्स नहीं स्कोर करोगे तो बाकी चीजों में कैसे आएंगे। तो ये सब टॉपिक्स को आपको कुछ भी करके ऐसे प्रिपरेशन करना है कि भाई मेरे को पूरा प्रोविजन पता है, कुछ भी पूछेंगे ना तो आंसर आएगा, उतना आपका प्रिपरेशन होना चाहिए और अपने उतना डिटेल में पढ़ी रहे तो फिर प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। चल, तो 32 वाला पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट है। अब इसमें यही फॉरेन करेंसी वाले में ही इन्होंने एक ऑल्टरनेटिव स्कीम दे रखी है। बोला अगर ये सब कैलकुलेट नहीं करना है ना तो टोटल वैल्यू पे स्लैब रेट बना के दे दिया, उसके हिसाब से भी आप वैल्यूएशन निकाल सकते हो। अब वो स्लैब रेट में क्या बोला, कितना रुपया आपने पे किया फॉरेन करेंसी के लिए टोटल, उसी पे एक लमसम कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। वो टेबल देख लो पेज नंबर 85, उसमें क्या बोला है। अब आपने रुपी खरीद मतलब डॉलर खरीदा पाउंड खरीदा कोई फर्क नहीं पड़ता, रुपए में आपने कितना पे किया बस उससे फर्क पड़ता है। तो अगर आप 1 लाख रुपए तक पे कर रहे हो तो उसमें बोला है 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज और ₹250 विच एवर इज हायर। ठीक है, 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट और ₹250 विच एवर इज हायर। ये सिंपल आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब इसमें कुछ नंबर्स लेने हैं तो फ्रेम कर लेते हैं। डॉलर ही खरीदे आपने, मान लो $750 खरीदे, बैंक ने आपको रेट दिया ₹85 पर डॉलर का। कितना हो रहा है देखो एक बार, 63,750। ये हो गई ना रुपीज में ट्रांजेक्शन वैल्यू। अब बोला अगर आप ये सब रूल बी वाला ऑप्शनल स्कीम एक्सरसाइज कर रहे हो तो अप टू 1 लाख रुपीज जो पे ट्रांजेक्शन वैल्यू होती है ना उसका 1% या फिर ₹250, दोनों में से बोला है विच एवर इज हायर। समझ आया। इसका 1% आप निकाल के देख लो कितना होगा, ये होगा कंपेयरिंग दैट विद 250 विच एवर इज हायर, ये सिलेक्ट होगा, दिस इज योर वैल्यू ऑफ सप्लाई और इस पे आएगा जीएसटी। स्टूडेंट्स बहुत बार इसको जीएसटी लिख के आ जाते हैं, अरे वैल्यू ऑफ सप्लाई है, जीएसटी तो इस पे लगेगा, ये जीएसटी का अमाउंट नहीं है, ये टैक्सेबल अमाउंट है, इस पर टैक्स लगेगा, दिस इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। खास ध्यान रखना पड़ता है, छोटा नंबर आता है ना अपने होता है ये जीएसटी है, जीएसटी तो 18% लगता है इस सर्विस पे, इसके ऊपर 18% आएगा 637.5 जितना भी अमाउंट बनेगा। आ रही बात समझ में। अब ट्रांजेक्शन वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी स्लैब के हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आपका स्लैब 1 लाख से 10 लाख के बीच में है तो उस पोर्शन पे उन्होंने बोला 0.5% कमीशन अज्यूम किया जाएगा। वैसे इसके लिए नंबर्स बढ़ा देते हैं, एक जीरो और बढ़ा देते हैं, चलो 7500 कर देता हूँ, ये बढ़ जाएगा 6,37,500 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन पूरा चेंज। अब देखो 637,500 इसको दो पार्ट में बांटना पड़ेगा। पहला जो है वो अप टू 1 लाख और फिर ऊपर का 1 लाख से लेके 637,500 तक। समझ आए। अब ये 1 लाख पे तो यही रूल लगेगा जो अभी लगा रहे थे, 1% और 250 विच एवर इज हायर। ये तो 1,000 रुपये आने वाला है ना, फिक्स है ना, 1% मतलब 1000, 250 से कंपेयर करोगे तो हायर तो यही आएगा, तो 1000 तो फिक्स है। और ये जो पोर्शन है इस पे आपको लगाना है 0.5%। तो 6,37,500 माइनस 1 लाख, क्योंकि अप टू 1 लाख का तो हिसाब अलग हो गया ना, ये अपने डीटी में स्लैब रेट है वैसा है भाई, 0 to 2.5 लाख एग्जाम, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%, ये वैसी बात हो गई, स्लैब रेट है। तो 1 लाख से लेके 637,500 जो भी अमाउंट है, दिस इज 5,37,500, इस पे लगेगा आधा परसेंट। कितना, ठीक है ये आ रहा है, प्लस ये आगे का 1,000 रुपए है ना, 36,807.5 वैल्यू ऑफ सप्लाई। बोलो क्लियर हो। स्लैब रेट है और कुछ नहीं, 0 to 1 लाख, 1 to 10 लाख और 10 लाख से अबव वैसे जाएगा। 10 लाख से अबव जाएगा तो कमीशन और कम होता जाएगा। देखो स्टार्टिंग में 1% कमीशन मांग रहे थे, फिर आधे परसेंट पे आए, उसके आगे जाओगे तो उससे भी कम 0.1% पे आ गए। तो जैसे जैसे आपका ट्रांजेक्शन का अमाउंट बढ़ता जाएगा
कमीशन का परसेंटेज कम होता जाएगा वैसा। कैलकुलेशन समझ आ रहा है? हाँ, वो तो जो वैल्यू सप्लाई उस पर लगने वाला है 18% जीएसटी स्टैंडर्ड। कुछ कंफ्यूजन हो यहाँ तक नहीं समझ आ रहा तो बोलो। अब अगला वाला आप कैलकुलेट कर लो, एक और जीरो बढ़ा देते हैं। ये हो गया $75,000 और रेट है ₹85 पर डॉलर। अब ये जो आएगा 63,75,000, इसके ऊपर कैलकुलेशन आप करो। स्लैब रेट आपको पता ही है, 0 to 1 लाख, 1 to 10 लाख और 10 लाख से ऊपर। तीन पार्ट में गिनना पड़ेगा, जैसे दो में गिना ना वैसे तीन पार्ट में गिनना पड़ेगा। ट्राई करो, देखो क्या समझ आता है। हाँ, एक बार गिन लेने दो सबको, फिर देखते हैं।
बोलो, कंप्लीट किया आपने? देखें आंसर चेक कर ले एक बार क्या आ रहा है। ये है आपका अमाउंट। अब इसको 3 पार्ट्स में बांटना पड़ेगा, 0 to 1 लाख, 1 लाख to 10 लाख, और 10 लाख एंड अबव जो भी हो रहा है 63.75। अब 0 to 1 लाख वाले में तो अपन ने देखा फिक्स 1000 रुपये आ ही जाएगा। 1 लाख to 10 लाख वाला जो पोर्शन है, 9 लाख रुपए पूरे होते हैं, उसमें आपको लेना है 0.5%। और 9 लाख पे 0.5% करोगे, रुको रिकॉर्डिंग में आ रहा है, रुको बोलने दो। तो 1 लाख से 10 लाख पे कितना होगा, 9 लाख रुपीज होगा। वो 9 लाख पे 0.5%, तो वो कितना हो जाएगा, 4500 होगा। अब इसे ऊपर जाएंगे 10 लाख से ऊपर 63.75 लाख तक। इस स्लैब में उन्होंने बोला है कि आपको कमीशन 0.1% चार्ज करना है। यहाँ 1% था, यहाँ 0.5%, और यहाँ रिड्यूस होते होते कितना हो गया, 0.1। अब ये जो डिफरेंस है, जैसे 53,75,000, इस पे आपको लेना है 0.1%। तो अमाउंट निकालो कितना आ रहा है, 53,75,000, सॉरी 53,75,000, इस पे निकालना है 0.1%। देखो ऐसे तो ओरली भी हो सकता है, 1% लेते हैं, 2 डेसिमल हटा देते हैं, तो ये 53,750, और 0.1% मतलब इसमें एक और डेसिमल हटेगा, तो अल्टीमेटली ये आएगा 5375। कैलसी पे करोगे तो भी आ ही जाएगा। आ रहा है कमीशन का अमाउंट। अब ये तीनों को प्लस कर दो, कितना हो रहा है टोटल, 10,875। दिस इज सब्जेक्ट टू, एक टेबल में अमाउंट लिखा है, सब्जेक्ट टू ₹60,000। ध्यान रखने वाला पॉइंट है, अभी यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं कर रहा, नंबर एक और जीरो बढ़ा दूंगा तो इम्पैक्ट करेगा। ये जो अमाउंट है वैल्यू ऑफ सप्लाई है, दिस इज सब्जेक्ट टू 60,000। इसका मतलब 60,000 से ऊपर अगर ये होता तो जीएसटी मैक्सिमम 60 पे ही लगेगा, ये पॉइंट है। अभी तो अपना ये 60,000 से कम है, तो दिस फुल अमाउंट इज सब्जेक्ट टू जीएसटी, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये 10,750 या 875 के बदले 70,875 होता, तो क्या होता, जीएसटी कितने पे लगता, सिर्फ 60,000 पे। समझ आया, मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट ने अपना रेवेन्यू पे एक मैक्सिमम कैप लगा दिया कि इससे ऊपर के अमाउंट पे हम जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। आया समझ में, क्लियर हुआ? भले आपसे जो कमीशन एजेंट है, जो बैंक वाला है, वो कमीशन ज्यादा भी ले रहा होगा, वो हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमने जीएसटी लगाने के लिए एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी, दैट इज 60,000 प्लस जीएसटी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सप्लाई यही है, जो भी आ रहा होगा आपका अमाउंट, लेकिन जो जीएसटी लगेगा वो सिर्फ 60,000 पे लगेगा वैसे। तो फॉर जीएसटी पर्पस वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 60,000, अगर इससे ऊपर जा रहा है, 60,000 से ऊपर जा रहा है तो। अभी अपने सब में आंसर यही है, 10,875, क्योंकि ये तो 60 से कम है। बट अगर 60 से ऊपर होता तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 60,000, तो वो एक मैक्सिमम लिमिट लगा दी, ताकि आपका जीएसटी का बर्डन जो है वो फिक्स हो जाएगा कि इससे ऊपर नहीं जा रहा है। चलिए देखें आगे। तो फॉरेन करेंसी वाला पूरा रूल अपना एक बार कवर अप हो गया। नेक्स्ट सर्विस चेंज है, अब है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है सब रूल 4, एक बीच में सब रूल 3 भी है, लेकिन वो इसमें मैंने ऐड नहीं किया, मैंने अलग से समझाया था, मैं उसको रिकॉल करा देता हूँ लास्ट में। वो ट्रैवल टिकट वाला, एयरलाइन की टिकट्स वाला वो पॉइंट, वो ऐड कर लेते हैं क्योंकि उसमें लिखा हुआ नहीं है। सब रूल 4 है, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। उसमें हमने बात की थी अलग अलग टाइप की पॉलिसीज की, कि जो आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो उसमें कितना अमाउंट वैल्यू सप्लाई माना जाएगा, जिसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। फर्स्ट काइंड ऑफ पॉलिसी इज अ कंबाइंड पॉलिसी, जहां पे रिस्क कवर भी हो रहा है और कुछ इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। तो जितना प्रीमियम आपसे कंपनी चार्ज करती है, उसका एक हिस्सा आपके लिए इन्वेस्ट हो रहा है कहीं पे, जिसका आपको बाद में पेंशन या रिटर्न या कैशबैक मिलेगा रिटायरमेंट की एज पे। और एक हिस्सा वो लोग आपकी लाइफ इंश्योरेंस के कवर के बदले मांग रहे हैं, जो उनकी कमाई है।
कि आपको कुछ हो गया तो उसमें से वो लोग पे करेंगे, वैसा है। अब इसमें जीएसटी कितने पे लगेगा, तो बोला सर रिस्क कवर वाले कंपोनेंट पे लगेगा। जो पैसा उन्होंने आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट कर दिया है वो तो रिटायरमेंट के बाद आप ही को वापस देने वाले हैं, तो उसके ऊपर जीएसटी लगाने का कोई मतलब नहीं है, दैट इज नॉट अ सर्विस और अ कमीशन। लेकिन जो इंश्योरेंस रिस्क कवर के बदले आपसे प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, दैट इज अ कंसिडरेशन। तो सिर्फ उतने पोर्शन पे जीएसटी लगता है, सिंपल, आपको स्टोरी ध्यान रखना। बट इसमें ये है कि प्रपोर्शन पता होना चाहिए। कंपनी अगर डिक्लेयर करती है कि प्रीमियम का 50% हिस्सा रिस्क कवर है और 50% इन्वेस्टमेंट है, तो ये बात समझ आएगी। अगर वो डिक्लेयर नहीं करती है, फिर फुल अमाउंट पे जीएसटी आ जाएगा और कोई ऑप्शन नहीं वैसा। दूसरा है सिंगल प्रीमियम पॉलिसी। वन टाइम प्रीमियम भरना है लाइफ में, पॉलिसी ले ली आपने, तो सिंगल प्रीमियम में 10% जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाता है। तो अगर आपने प्रीमियम भरा 2 लाख रुपए, वन टाइम भरना है, और आपकी 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, पूरे लाइफ का प्रीमियम एक ही बारी में भर दिया, तो वो 2 लाख पे पूरे पे जीएसटी नहीं लगेगा, सिर्फ 10% वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। तो 20,000 पे जीएसटी लगेगा। तो वो बहुत रीजनेबल हो गया ना, जीएसटी का रेट है 18% इंश्योरेंस सेक्टर में। तो 2 लाख पे 18% को जीएसटी भरेगा तो 36,000 रुपये जीएसटी हो गया, बहुत ज्यादा नहीं। तो बोला पूरे पे नहीं लेंगे, हम सिर्फ 10% पे लेंगे। तो 2 लाख रुपीज अगर आपने प्रीमियम दिया है, तो उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई सिर्फ 10% ही है, मतलब 20,000। दिस इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। इस पे लगेगा 18% जीएसटी, तो वो होगा 3600। आया समझ में? तो ये जो 3600 रुपीज है, अगर आप ऐसे देखो 2 लाख के रेफरेंस में, तो ये 18% नहीं हुआ, ये सिर्फ 1.8% हुआ इफेक्टिव रेट। आपने 2 लाख का प्रीमियम भरा, उस पर टोटल जीएसटी कितना ऐड हुआ, 3600। आप ये अगर रेशियो निकाल के देखो, तो इफेक्टिवली यू आर पेइंग 1.8% ऑन द प्रीमियम अमाउंट। तो 18% रेट है, लेकिन रेट लगाया इसी 10% वैल्यू पे, बाकी 90% जीएसटी चार्ज ही नहीं किया। तो इफेक्टिव कॉस्ट आपका कम हो गया। अब डिपार्टमेंट बोलता है यार देखो रेट मत चेंज करो, 1.8% हुए रेट नहीं है, क्योंकि रेट में तो हमारे वो 8 स्लैब रेट फिक्स है, रेट 18 ही रखो ताकि कंफ्यूजन ना हो। लेकिन वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो लिमिटेड कर देते हैं, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हमने कर दिया सिर्फ 10%, उस पर लगा दिया 18%। तो रेट भी मेंटेन हो गया और आपके लिए रीजनेबल भी हो गया वैसा। तो दिस इज कैलकुलेशन इन केस ऑफ सिंगल प्रीमियम पॉलिसी। तीसरा है अदर पॉलिसी वैल्यू। अदर पॉलिसी वैल्यू, इसके अलावा और कोई पॉलिसी हो जो आप हर साल रिन्यू कराते हो, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और मेडिकल पॉलिसी ये सब अपने को एवरी ईयर प्रीमियम भरना पड़ता है, दिस इज नॉट वन टाइम। तो बोला पहला साल जो आपका पॉलिसी का होगा, उसमें जो भी आपका प्रीमियम का कॉम्पोनेंट होगा ना, जितना प्रीमियम आपने भरा, उसका सिर्फ 25% उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी, और उस पर लगेगा जीएसटी। जैसे यहाँ 10% था, यहाँ 25 हो गया। सेकेंड ईयर से जब आप पॉलिसी रिन्यू कराओगे, तो ये और कम हो जाएगा, प्रीमियम पे 12.5%, और उस पर लगेगा जीएसटी, और रिड्यूस हो गया। तो सेकेंड ईयर से आपका जीएसटी बर्डन और कम हो जाएगा वैसा। यहाँ पे और लिखें। हाँ वो ऊपर और लिखा है ना, हाँ वो एंड हो गया, फर्स्ट ईयर में 25% और सब्सिक्वेंट ईयर में 12.5%, हाँ उसको एंड कर दो। अच्छा वो और ऑफ वैसा है क्या, एक मिनट, क्या है फर्स्ट ईयर में, ध्यान भी नहीं दिया था। फर्स्ट ईयर प्रीमियम पे 25% ऑफ वैल्यू होगा ना। एक मिनट, छोड़ो ना, टाइटल में जो भी थियरी में देखो नीचे उसमें सही लिखा, उसको करेक्ट करना मिलता है। मीनिंग तो यही रहेगा, उसमें आपको जैसे लिखना है लिखना, वो टाइपिंग एरर होगा, अभी उसको करेक्ट करने में टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सब रूल 3 बाकी है बीच में, जो थियरी में लिखा नहीं है। मैंने आपको तब समझाया था एक्सप्लेनेशन में, तो लेक्चर में है, लेकिन थियरी में था नहीं, तो अपन ने वो गूगल पे चेक कर लिया था, तो उस पर रूल अवेलेबल है। उसमें बात हो रही थी एयरलाइन टिकट की। क्या समझा देता हूँ, आपने तब नोट किया होगा तो आपको पता ही होगा, नहीं भी पता है तो अभी देख लो। एयरलाइन टिकट की बात हो रही है। यहाँ पे ऐसा है कि जो एयरलाइन वाली कंपनी है और उसका एजेंट, अब एजेंट के थ्रू अगर आप एयरलाइन टिकट बुक कराते हो, तो एयरलाइन कंपनी उसको कमीशन देती है, अपने को कुछ पे नहीं करना है। ये बिजनेस अभी हो चुका है ओपन। आप जाओगे ट्रैवल एजेंट के पास, बोले यार मेरा फॉरेन ट्रिप बुक कर दे, वो होटल करवा दे, स्टे करवा दे, सब करा दिया उसने, ट्रांसपोर्टेशन करा दे। अब बोले सर फ्लाइट की टिकट, अब फ्लाइट की टिकट में ऐसा हो गया है, वो एजेंट अपने लैपटॉप पे चेक करता है, आप अपने फोन पे चेक करते हो कि मैं ऑनलाइन देखता हूँ कितने में पड़ रहा है। कितनी बार ऐसा बोलते हैं एजेंट से सस्ता अपने को पड़ रहा है, ऐसा हो सकता है क्योंकि कैशबैक ऑफर होते हैं, क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट होता है, तो वो सब चीजों की वजह से बहुत बार हमें सस्ता पड़ रहा होता है और उसको जो डिस्काउंट मिल रहा है वो कम है। वो बोलता है आप करा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि
वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा कमीशन तो चार्ज कर नहीं रहा है, वो अपनी स्क्रीन पे दिखा देता है, बोले मेरे सिस्टम में टिकट इतने की पड़ रही है, बोले 12,850 की पड़ रही है, आपके सिस्टम में कितनी दिखा रही है ऐप पे चेक कर लो। आपने बोला मेरे में 13,000 दिखा रहा है, लेकिन एचडीएफसी कार्ड पे ना 1,500 रुपए कैशबैक है, तो मुझे तो 11,500 की पड़ेगी। तो एजेंट बोलेगा सर फिर आप खुद ही करा लो, आपको सस्ता पड़ रहा है तो मेरे से मत कराओ, क्योंकि मुझे उसमें इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। अब वो अगर आपको टिकट बुक करके देता, तो इसके ऊपर जो कमीशन है वो कमीशन आपसे नहीं चार्ज करता, वो कमीशन एयरलाइन कंपनी से चार्ज करता। अब उसने इंडिगो की टिकट बुक करा के दी, तो इंडिगो वाला उसको कमीशन पे करेगा। उसने एयर इंडिया करा के दी तो एयर इंडिया पे करेगा। कस्टमर को तो स्क्रीन पे दिखा देता है कि सर यही प्राइस है, तो मैं तो आपसे कोई हिडन चार्जेस नहीं ले रहा कि 12,850 है, मैंने 13,500 बोल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। ये पॉइंट है। अब बात यह है कि जो ट्रांजेक्शन की बात यहाँ पे हो रही है ना, दिस इज बिटवीन द एयरलाइन कंपनी एंड द एजेंट। कस्टमर की बात यहाँ पे हो ही नहीं रही। इन दोनों के बीच में जो अमाउंट एक्सचेंज हो रहा है उसमें एक कमीशन एलिमेंट है, क्योंकि हर टिकट बुक जो एजेंट करवा के दे रहा है, इसमें ना एजेंट का कोड और उसका यूजर आईडी होता है। जब वो टिकट बुक करता है अपने क्लाइंट के लिए, तो उसका एजेंट कोड वहां पे कंपनी को दिखता है, तो कंपनी नो उसकी ये टिकट इस एजेंट के थ्रू बुक हुई है, अब इसको देना है कमीशन। तो बोला कमीशन एलिमेंट कितना माने, डिपेंड करेगा कि फ्लाइट कौन सी है, डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों में रेट का फर्क पड़ेगा। इसमें जो बेस है कैलकुलेट करने का, उसमें ना बेसिक फेयर या बेस फेयर को इन्होंने कंसिडर किया। तो जो एयरलाइन टिकट का प्राइस है ना, उसमें एक बेस फेयर होता है, तो बेस फेयर पे गिनते हैं 5% और 10%, ऐसे दो रेशियो। अगर डोमेस्टिक फ्लाइट हो तो बेस फेयर का 5%, और इंटरनेशनल फ्लाइट हो तो बेस फेयर का 10%। ये होता है एजेंट का कमीशन। अब बेस फेयर मैंने आपको बताया था, जो फ्लाइट की टिकट है, मान लो अगर वो 13,000 रुपए की टिकट है, तो ये टोटल प्राइस है ना जो आप पे कर रहे हो, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। एक जो बेसिक फेयर होता है, उसका अमाउंट कुछ होगा 5,000। फिर इसके ऊपर होगा एयरपोर्ट अथॉरिटी के चार्जेस, फिर इसके ऊपर होगा फ्यूल चार्जेस, फिर इसके ऊपर होगा जीएसटी, फिर कुछ और चार्जेस। तो ये सब चार्जेस जो होते हैं ना, वो एयरलाइन कंपनी की कमाई नहीं होती। एयरलाइन कंपनी की एक्चुअल कमाई सिर्फ बेस फेयर होती है। बाकी का तो एयरपोर्ट अथॉरिटी का चार्ज एयरपोर्ट को जाता है, फ्यूल फ्यूल कंपनी को जाता है, जीएसटी सरकार को जाता है, कन्वीनियंस फीस जो है वो मोबाइल ऐप वाले को जाती है। तो एयरलाइन कंपनी तो ये कमा रही है, तो जो कमीशन देगी वो तो अपनी कमाई में से देगी ना, इस पोर्शन पे तो कमीशन देगी नहीं। तो इसके ऊपर गिना जाएगा या तो 5% या फिर 10%, डिपेंडिंग फ्लाइट डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल, वैसे कैलकुलेशन होता है। सो दिस इज सब रूल्स। आपको लिखना है तो वो ऑनलाइन भी मिल जाएगा, पॉइंट इतना ही। बाकी मैंने लास्ट लेक्चर में तो समझाया हुआ है ही, लेकिन इसमें मैं हर बार ऐड करना भूल जाता हूँ, और डिलीट हो गया था फॉर्मेटिंग में एक बार, और फिर नोट्स देने के बाद याद आता है कि ये ऐड नहीं किया हुआ, वो काम बाकी है। ठीक है। नेक्स्ट सब रूल 5, वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। सेकंड हैंड गुड्स पे गवर्नमेंट की नजर पड़ गई है, और इसको भी अब जीएसटी में इन्होंने कवर करना शुरू कर दिया है। तो गवर्नमेंट के पास ना एक तो डेटा हर चीज का है। आप अगर सोच रहे हो कि आप इनसे कुछ छुपा लोगे, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, बिकॉज नंबर्स के बेसिस पे हर चीज की मिनिस्ट्री इनको सब कुछ पता होता है। अभी आजकल ये हो गया है कि सेकंड हैंड गुड्स का ना मार्केट बढ़ रहा है, स्पेसिफिक ऑटोमोबाइल सेक्टर। कार मार्केट बहुत बढ़ रहा है इंडिया में, क्योंकि इसके काफी रीजंस है। एक तो क्या, देखो महंगाई बढ़ रही है। पहले क्या है ना, वो नई गाड़ी ही खरीदेंगे, सेकंड हैंड कौन खरीदता है, लोग क्या सोचेंगे, आस पड़ोस वाले देखेंगे सेकंड हैंड गाड़ी लेके आया है, पैसे नहीं है इसके पास, किसी को ये सबसे फर्क नहीं पड़ता है। अब जो अपनी जनरेशन आ गई ना, वो प्रैक्टिकल ज्यादा हो गई, थोड़ी जिसको फर्क पड़ता है अपने घर में बैठे, हाँ उसको नई गाड़ी खरीदनी तो खरीद ले, या जितनी मैंने खरीद ली उतनी खरीद के बता दे, मेरे को कोई लेना देना नहीं, उसको क्या लगता है, मुझे अपनी कन्वीनियंस देखनी है और अपना बजट देखना है। तो भाई अपनी जनरेशन ये है कि जो अफोर्डेबल है वो करो, शो ऑफ के चक्कर में लोग क्या सोचेंगे उस चक्कर में डबल पैसे तो खर्च करेंगे नहीं। तो सेकेंड हैंड कार्स का मार्केट बढ़ता जा रहा है। दूसरा क्या है, देखो अलग अलग सेगमेंट्स है मार्केट में। एक वो रिच क्लास वो कैटेगरी है, जो 3-4 साल में गाड़ी बदल लेते हैं, 3 साल गाड़ी चला ली, स्टैंडर्ड है, बहुत हो गया, अब नई गाड़ी लेंगे, इसको बेच देंगे। तो 3 साल में गाड़ी का कुछ भी नहीं होता है, 3-4 साल में तो गाड़ी कंडीशन में हार्डली कुछ फर्क पड़ता है। बट जिसके पास पैसा है वो अपने शौक पूरे कर रहा है कि मैं हर 3-4 साल में नया मॉडल परचेस करूंगा, पुराना वाला बेच दूंगा। बट वो पुराना वाला जो खरीद रहा है ना, उसको हाफ प्राइस में बहुत अच्छी कंडीशन में कार मिल जाती है। तो एक वो भी सेगमेंट है जो उतने पैसे खर्च नहीं कर सकता है, और उसको एक गाड़ी की जरूरत है, और गाड़ी आजकल लग्जरी से ज्यादा नीड हो गई है। तो ऐसा नहीं, आपको पहले लग्जरी गाड़ी खरीदनी मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, अब ऐसा हो गया गाड़ी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, जरूरत की चीज है, क्योंकि फैमिली के साथ आपको कार की जरूरत पड़ने वाली है, और कोई ना कोई पॉइंट पे तो नीड होगी। तो उस वजह से सेकंड हैंड कार लोग परचेस करने में वैसा सोचते नहीं है कि भाई क्या लगेगा क्या नहीं, और अच्छी कंडीशन में आपको हाफ प्राइस में गाड़ियां मिल जाती है। तो बिकॉज ऑफ दैट, और इन्फ्लेशन और महंगाई जिस रेट से बढ़ रही है ना, नई गाड़ियां अनअफोर्डेबल भी होती जा रही है, कार बहुत महंगी है आजकल। तो उससे बेटर है यार, 15 लाख रुपए में गाड़ी खरीद रहा हूँ, अब 3-4 साल पुरानी गाड़ी अगर 6 लाख में मिल रही है तो क्या बुरी है, सस्ता है, अच्छी कंडीशन में मिल रही है।
इवन जो सेकंड हैंड कार डीलर है वो लोग वारंटी भी देते हैं, 1-1 साल की वारंटी देते हैं सेकंड हैंड कार्स पे भी, कि कुछ भी हुआ तो हम रिपेयर करके देंगे, आप वो भी टेंशन मत लो कि खरीदी और फिर खर्चा आ रहा है, वो प्रॉब्लम भी नहीं। तो ये मार्केट बढ़ रहा है। अब जब सेकंड हैंड कार बिक रही है, जब ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पे जीएसटी में इन्होंने कवर किया। अब वो कैसे वैल्यूएशन कर रहे हैं वो हमें समझना है। अब पहली चीज तो ये है कि कौन किसको ये गाड़ी बेच रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर आप कार के यूजर हो, आपका जीएसटी नंबर नहीं है और आपने वो गाड़ी किसी को बेची, तो आपको कोई जीएसटी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं। पहली चीज तो ये। अब आप गाड़ी किसको बेचते हो, या तो यूजर को बेचते हो या डीलर को बेचते हो। बेस्ट ऑप्शन मोस्टली लोग डीलर को बेचते हैं। यार मेरे को क्या पता किसको गाड़ी बेचूं, कहाँ से ढूंढूं इतनी 5-6 लाख रुपए गाड़ी खरीदने वाला कस्टमर, मेरा तो रोज का काम नहीं है। कार डीलर है उसको बेचती है, भाई तू ले ले, जो डेंटिंग पेंटिंग सर्विसिंग रिपेयरिंग करना है, प्रॉफिट चढ़ाना है, आगे बेच देना, मेरे को इतना पैसा दे दे। तो मोस्टली ना यूजर डीलर को जाके बेचते हैं। अब यहाँ पे यूजर डीलर से जीएसटी कलेक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है ही नहीं। लेकिन डीलर जब आगे बेचता है किसी को, तो वो तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है ना, उसको कस्टमर से जीएसटी चार्ज करना पड़ता है। ये कंडीशन यहाँ पे बोली है। अब इसमें एक मार्जिन स्कीम है। मार्जिन स्कीम का मतलब ये है कि भाई फुल अमाउंट पे जीएसटी चार्ज नहीं करोगे तो चलेगा, सिर्फ मार्जिन पे चार्ज कर लो। तो ये जो डीलर की बात मैं कर रहा हूँ, उसी से ये पॉइंट रिलेट होता है। डीलर ने पीछे जिस यूजर से गाड़ी खरीदी उसने उसको जीएसटी तो चुकाया नहीं, क्योंकि यूजर तो रजिस्टर्ड था नहीं। अब डीलर आगे जिसको गाड़ी बेच रहा है उससे तो जीएसटी कलेक्ट करेगा। तो गवर्नमेंट बोलती है पूरे अमाउंट पे जीएसटी कलेक्ट नहीं करोगे चलेगा, सिर्फ अपने मार्जिन पे जीएसटी कलेक्ट कर लो। और मार्जिन का मतलब, डीलर ने गाड़ी पीछे से खरीदी 4 लाख में, उसको आगे बेचा 6 लाख में, तो मार्जिन कितना हुआ, 2 लाख। तो डीलर सिर्फ 2 लाख पे जीएसटी लेगा फ्रॉम द बायर। इसमें मतलब बायर का भी फायदा है, उसके पैसे बच रहे हैं। क्योंकि जो बायर है देखो ऑलरेडी सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहा है, तो बजट तो कम है उसका, नहीं तो ब्रांड न्यू ले लेता। अब बजट ऑलरेडी कम है, उसके ऊपर अगर 6 लाख के बदले से 2 लाख पे जीएसटी लगे तो उसकी सेविंग्स हो जाएंगी। तो उसको भी लगेगा चल जीएसटी में मेरी बचत हो गई, और डीलर के लिए भी अच्छा है, उसके लिए गाड़ी बेचना इजी हो जाएगा। और सरकार को तो वैल्यू एडिशन पे पैसा मिल ही रहा है ना, 4 का 6 हुआ तो 2 लाख पे जीएसटी मिल ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मार्जिन स्कीम बोलते हैं इसको। ये तब काम करती है जब डीलर ने पीछे जीएसटी ना भरा हो और आगे जीएसटी कलेक्ट कर रहा हो। बट ये डीलर ने अगर पीछे जीएसटी भरा हो, तो उसने भी जिससे खरीदी हो वो जीएसटी रजिस्टर्ड हो, तो फिर फुल अमाउंट पे जीएसटी देगा और आईटीसी क्लेम करेगा। तो नेट गवर्नमेंट को तो उतना ही पैसा मिलना है, वैसी बात। इसको मार्जिन स्कीम बोलते हैं। ये आपको मिलेगा पेज 88 पे, जो वैल्यू सेकेंड हैंड गुड्स वाला टेबल पे रखा है नीचे। और जो मैंने आपको बोला ना कि अपने जब अनरजिस्टर्ड सप्लायर रजिस्टर्ड डीलर को गाड़ी बेचता है तो जीएसटी नहीं लगता है, वो उसके ऊपर लिखा हुआ है। नोटिफिकेशन का रेफरेंस आपको दिखेगा, नोटिफिकेशन नंबर 10/2017। जस्ट ये वैल्यू सेकेंड हैंड गुड्स वाले बॉक्स के ऊपर बीच में, वो नोटिफिकेशन आप पढ़ लो, जो बात मैंने बोली वो समझ में आ जाएगी। देखो 32 सब रूल 5 ना उतना डिटेल में मॉड्यूल में नहीं दिया था जब मैं नोट्स बना रहा था, बट कंटेंट में वो फ्लो में चल रहा है तो एक बार साथ में रखा हुआ है, तो आपको समझा दिया। बाकी अपने मॉड्यूल में इतना डेप्थ में नहीं है। ठीक है, इसके बाद है सब रूल 6। इसमें तो कुछ भी नहीं है। टोकन वाउचर कूपन बड़ा इजी सा पॉइंट है। जो कूपन या वाउचर्स मिलते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है उस पर लिखी हुई होती है, वही वैल्यू को अपने वैल्यू सप्लाई मानते हैं। नथिंग न्यू, वो एग्जाम्पल देख सकते हो। 32(7) वाला भी वो डिस्टिंग पर्सन वाला पॉइंट है। रूल 33 है, ये एक शॉर्ट नोट में आ सकता है, थियरी वाला आंसर जो बनता है वो इसमें से बन सकता है। जहाँ पे भी थियरी एग्जाम्स होते हैं जीएसटी के, इसके ऊपर कितनी बार क्वेश्चन बन जाता है, प्योर एजेंट। ठीक है, वैल्यू और सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ प्योर एजेंट। मैंने इसमें आपको बोला था प्योर एजेंट का मतलब कि जहाँ पे मैं आपके लिए जो चीज कर रहा हूँ वो कंसिडरेशन के लिए नहीं कर रहा हूँ, एज ए सर्विस कर रहा हूँ कि चलो ठीक है कस्टमर है उसके लिए थोड़ी सर्विस या फैसिलिटी बढ़ा देते हैं, वैसा है। और इसमें अपन ने सीएस वाला एग्जाम्पल भी देखा था कि आप क्लाइंट के लिए उसकी कंपनी रजिस्टर कर रहे हो, तो कंपनी रजिस्ट्रेशन की आरओसी की फीस है 25,000, और आपने अपनी फीस रजिस्ट्रेशन के लिए उसको बोली 10,000, तो टोटल खर्चा उसका 35 है। अब आरओसी में जो फीस भरनी है रजिस्ट्रेशन कराते टाइम, तो कस्टमर के बिहाफ पे 25,000 आपने अपने अकाउंट से भर दिए, और फिर आपने उसको बोला कि सर मैंने पे कर दिए आप भेज देना। तो वो 25,000 आपने उसके बिहाफ पे भरे और फिर उसने आपको रीइंबर्स की। अब ये रीइंबर्समेंट कंसिडरेशन नहीं है, ये रीइंबर्समेंट है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, तो आप उससे 25,000 पे जीएसटी नहीं लोगे। ये तो आपने उसके बिहाफ पे किया था और उससे वापस मांग लिया, तो इन दिस सिचुएशन यू आर हिज प्योर एजेंट।
से उसकी हेल्प की आपने, पर जो आपने अपने 10,000 रुपये उससे फीस चार्ज की, वो आपका रेम्यूनरेशन है, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, वो अलग चीज है, ठीक है वैसा। तो ये प्योर एजेंट वाली बात होगी, अपन ने देखा था। इसमें फिर मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, गुड्स के केस में, सर्विस के केस में। गुड्स वाले में अपन ने ट्रांसपोर्टेशन वाला एग्जांपल देखा था कि भाई जो भी गुड्स मैं आपको सेल कर रहा हूँ, उसमें ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का क्या रोल है। अगर मैंने आपको ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की है, उसके लिए मैंने अलग से पैसे चार्ज किए हैं, तो फिर वो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो सकता है। मैंने ट्रांसपोर्टर से आपका कांटेक्ट करा दिया, भाई इससे बात कर लो, जो पैसा बोलेगा इसको दे देना, मेरा कोई रोल नहीं। ट्रांसपोर्ट मैंने करवा दिया, मैं बोला मेरा कोई मार्जिन नहीं है, ट्रांसपोर्टर का बिल साथ में भेज रहा हूँ, मैंने उसको पे कर दिया, आप मुझे पे कर देना। प्योर एजेंट, उसमें रीइंबर्समेंट हो रहा है। तो जहां सिर्फ रीइंबर्समेंट हो रहा है, प्रॉफिट एलिमेंट या हिडन एलिमेंट नहीं है, तो वहां पे जीएसटी उस पोर्शन पे नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसा हो तो फिर फुल अमाउंट पे जीएसटी आएगा। ठीक है, तो ये आंसर अब आप पढ़ सकते हो, थियरी के हिसाब से टिक करके रखना। और लास्ट पॉइंट है इसका रूल 35, ये एमआरपी वाली बात हो रही कि भाई आप जो गुड्स एमआरपी पे परचेज करते हो, इसमें गेम जोन वाला एग्जांपल रखा हुआ है, नहीं मैंने आपको अलग से बताया था। गेम जोन में भी आप जाओ ना, तो आप देख लेना उसके अंदर, सपोज आप कोई भी गेम जोन में चले गए, बॉलिंग खेलने या कहीं पे भी ऐसा कुछ है, अलग अलग गेम्स है, तो वो लोग गेम के हिसाब से चार्ज करते हैं ना, 100 रुपीज, 200 रुपीज, या फिर आपको रिचार्ज करके वो कार्ड बना के दे देते हैं कि भाई कार्ड में रिचार्ज करा लो, उसमें से आप जो गेम खेलना उसमें स्वाइप करके खेल लेना, डिडक्ट हो जाएगा पैसा। अब अगर आपने उसमें 1,000 रुपए का रिचार्ज कराया, तो आप देखना उसमें जीएसटी माइनस हो जाता है, आपको बैलेंस पूरा 1,000 नहीं मिलता। रीजन बीइंग कि जीएसटी इंक्लूडेड है एट द रेट 18%। वो रिवर्स कैलकुलेशन होता है, 1,000 में 18 इंक्लूडेड है, तो उन्हें बैलेंस कितना मिलेगा, 1,000 इंटू 100/118, उतना आपको खेलने को मिलेगा, बाकी का जीएसटी कट गया। अब 1,000 प्लस जीएसटी चार्ज कर सकते थे, बट वो लोग क्या इंक्लूसिव रखते हैं क्योंकि 1,000 रुपए का, क्योंकि फिर 1,000 प्लस जीएसटी करेंगे तो 1,180 ऐसा सब अमाउंट आएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, राउंड फिगर रखते हैं, 500, 1,000, 750, आपको जितना रिचार्ज कराना है, आप जितने का भी रिचार्ज कराओगे उसमें 18% जीएसटी हम काट लेंगे, बाकी का आपको खेलने को मिल जाएगा। तो वहाँ रिवर्स कैलकुलेशन होगा वैसा। एमआरपी वाले प्रोडक्ट्स में भी यही होता है ना। अब बिस्किट का पैकेट खरीदा आपने, प्री पैकेज फूड, 10 रुपए का पैकेट है, ऐसा होता है 10 रुपए प्लस 12% जीएसटी। अब 1 रुपए 20 पैसे कहाँ से लाएंगे, सिंपल कर दिया, 10 रुपए इंक्लूसिव और जीएसटी। अब आप रिवर्स करोगे तो 1 रुपए 20 पैसे नहीं आएगा, थोड़ा अमाउंट में वेरिएशन आएगा, बिकॉज आपका बेस चेंज हो गया। तो ये पॉइंट इसमें बोला है रूल 35 में, एग्जाम्पल में वैसे ही दिया हुआ है, देखो। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन जब आप देख सकते हो, मेन कंसेप्ट रिवाइज कराना था मैंने करा दिया, सम्स वापस कराऊंगा उसका मतलब नहीं है। तो ये पूरा वैल्यू ऑफ सप्लाई यहाँ पे आपका कंप्लीट है। कुछ पूछना है, नहीं समझ आया तो बता दो, बोलो। क्लियर हुआ पूरा टॉपिक? ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कुछ ना कुछ इसमें से एग्जाम में मिलना ही चाहिए, तो मिलेगा भी। ठीक है, अब वैसे आईटीसी लेना है नेक्स्ट, उसके पहले ब्रेक भी लेना है, बट मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट आईटीसी पे नहीं जाएंगे, बीच में थोड़ा टाइम है, 5-10 मिनट और कुछ छोटे टॉपिक्स इन बिटवीन करा देता हूँ, फिर ब्रेक ले लेंगे, फिर बाद में आईटीसी स्टार्ट करेंगे। ये वाला टॉपिक देख लो, असेसमेंट ऑडिट, ई वे बिल भी देख सकते हैं। छोटे 2-3 चैप्टर है, अभी 5-10 मिनट में खत्म हो जाएंगे, ज्यादा कंटेंट नहीं। ई वे बिल पे आ जाओ पहले, पेज 162 पे। इलेक्ट्रॉनिक वे बिल या ई वे बिल बोलते हैं इसको, सेक्शन नंबर 68 का रेफरेंस है। आइडिया वही था कि जीएसटी की चोरी को ऑन ग्राउंड रोकना पड़ेगा। भाई अगर आपने कानून बना दिया है कि जीएसटी भरेंगे, ये होगा, बिल होगा, लेकिन जब पूरी इंडस्ट्री कैश में काम करती है ना, तो सरकार भी कुछ नहीं कर पाती। शुरू से लेके एंड तक पूरा चेन कैश में चल रहा है, अब क्या कर लोगे आप? तो इससे बेटर ये है कि ऑन ग्राउंड चोरी को रोको। तो जीएसटी वाले गुड्स जब ट्रक में जा रहे होते हैं ना, तो पुलिस ऑफिसर रोक लेता है, भाई कौन से गुड्स है, अच्छा ये तो जीएसटी वाले गुड्स है, बिल है इसका, जीएसटी वाला इनवॉइस बता दे, ट्रांसपोर्ट चालान बता दे, डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे। इसके लिए डॉक्यूमेंट बनाया, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। वे का मतलब वही है ट्रांसपोर्ट बिल के हिसाब से। तो जब आप गुड्स को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके जा रहे हो, तो आपको पहले ना ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा जीएसटी पोर्टल पे जाके, उसमें सारी डिटेल डालनी पड़ेगी गुड्स की, ट्रांसपोर्टर कौन है, व्हीकल नंबर क्या है, गुड्स कहाँ से निकले, किसने बेचे, किसने खरीदे, कितने रुपए का इनवॉइस बना, उस पर कितना जीएसटी लगाया, सब कुछ। अब रास्ते में जीएसटी ऑफिसर या इनकम टैक्स ऑफिसर अगर आपको रोकते हैं, तो वो लोग ये चेक कर, पुलिस रोकती है, इनकम टैक्स तो नहीं, जीएसटी या पुलिस, अगर वो आपको रोकते हैं तो वो डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं कि भाई ट्रक में जो सामान है उसका ई वे बिल का है, इस पे जीएसटी कलेक्ट किया जा रहा है या कैश में बेचा जा रहा है, वो कैसे पता चलेगा? ई वे बिल से मालूम पड़ेगा। तो दैट इज अ कंप्लायंस जो आपको फॉलो करना है, इससे ऑन ग्राउंड चोरी रोकी जा सकती है, ये आइडिया। अब ई वे बिल जब जनरेट करते हैं, तो इसमें बोला अगर 50,000 रुपीज तक का पार्सल है और कुछ किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको भेजना है, तो ई वे बिल जनरेट किए बिना भी लेके जा सकते हैं, उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है।
लेकिन उससे ऊपर होगा तो आपको जनरेट करना पड़ेगा। एक बार ई वे बिल जनरेट किया तो डिस्टेंस के बेसिस पे उसकी वैलिडिटी होती है। और 200 किलोमीटर एक दिन के लिए ई वे बिल वैलिड होता है। तो बहुत प्रिसाइज चलता है कि अभी जनरेट किया और ट्रक वाले को दे दिया, अब ट्रक निकल चुका है। अब अगर 500 किलोमीटर दूर जाने वाला है, अब बोले ये सब कैसे मालूम पड़ेगा? ई वे बिल में ना वो लोकेशन डालनी पड़ती है कि भाई पिकअप पॉइंट कौन सा है, ड्रॉप पॉइंट कौन सा है। तो जो जीएसटी का पोर्टल है वो खुद लोकेशन का डिस्टेंस गूगल मैप से लिंक कैलकुलेट कर लेता है। जैसे यहाँ से वहां तक जाता है तो ये 500 किलोमीटर होता है हमारे हिसाब से। तो 500 किलोमीटर मतलब ई वे बिल 3 दिन तक वैलिड रहेगा, 200 किलोमीटर के मल्टीपल्स में वैसा है। तो भाई 3 दिन में सामान पहुंच जाना चाहिए। अब चौथे दिन कहीं पे ट्रक रोका तो ई वे बिल हो गया एक्सपायर। 200 किलोमीटर पर डे ट्रांसपोर्ट ट्रक के लिए तो बहुत हो गया। एक एक ट्रक चलता होगा 30-40 किलोमीटर की स्पीड पे भी चलेगा तो 5 घंटे में 200 किलोमीटर तो काट लेगा। तो 24 घंटे के साइकिल के लिए आपको 200 किलोमीटर बोला है, तो वे मोर देन इनफ। उसमें ऐसा नहीं होगा कि यार इतने कम टाइम में इतना डिस्टेंस कैसे कवर करें, वो प्रॉब्लम आने वाला नहीं। दूसरा, कुछ ऐसे ट्रक्स होते हैं जिसमें सामान जो जा रहा है ना बहुत हैवी ट्रक्स है, बहुत स्लो चलते हैं, उसको बोलते हैं ओवर डायमेंशनल कार्गो। या दूसरा कंसेप्ट है मल्टी मॉडल शिपमेंट, कि आपका जो सामान है ना वो एक व्हीकल पे नहीं जा रहा है, उसमें ट्रक भी होगी, उसमें शिप भी होगी, उसमें ट्रेन भी होगी, वैसा भी हो सकता है। तो उसमें फिर क्या है, 200 किलोमीटर पर डे मुश्किल हो सकता है। तो वहां लिमिट रख दी 20 किलोमीटर, एकदम नॉमिनल। एक दिन में 20 किलोमीटर पे अगर आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट हो गया तो इनफ है। अब आपको अगर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाना है, 20 के मल्टीपल में आप गिन लो ई वे बिल कितने दिन तक वैलिड रहेगा वैसा। तो दो ऑप्शन है यहाँ पे। ये सब ई वे बिल में आप ड्यूरेशन बढ़ा भी सकते हो। भाई 5 दिन हो गए, 1000 किलोमीटर में कुछ बाकी रह गया है, एक्सटेंशन चाहिए, तो ऑनलाइन पोर्टल पे जाके आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो वैलिडिटी एक्सटेंशन का ऑप्शन भी अपने पास है, ये बोल दिए। ठीक है, तो मेजरली ई वे बिल की इतनी स्टोरी है। टॉपिक वैसे काफी डेप्थ में होता है रूल्स के साथ, बट अपने मॉड्यूल में नहीं, तो मैंने उतना ही रखा है बेसिक, जितना आपको प्रैक्टिकली बता सकूं, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता। चलिए, ये कंप्लीट है। इसके बाद वो असेसमेंट और ऑडिट देख लो, दो छोटे चैप्टर, हार्डली 5 मिनट का काम। 18 चैप्टर है असेसमेंट, पेज नंबर 188। ठीक है, चैप्टर नंबर 18 असेसमेंट की बात हो रही है। असेसमेंट का सिंपल मतलब ये है कैलकुलेशन करना कि कितना जीएसटी लेना है। गवर्नमेंट ने इंडियन लॉज में सिंपल बोला है, टैक्सेशन का जो पेमेंट है उसकी गिनती पहले आप खुद लगाओ, हम इंटरफेयर नहीं करें। इनकम टैक्स गिनना है आप खुद गिन लो अपनी इनकम पे, जीएसटी गिनना है आप खुद वैल्यूएशन कर लो। अगर कहीं गलत वैल्यूएशन करोगे तो हम बीच में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। खुद ही असेसमेंट करना कि आपका कितना टैक्स पे करना बनता है, उस हिसाब से पे कर दो। दूसरा ऑप्शन है प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल का मतलब टेम्पररी, अभी नहीं समझ आ रही एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है। क्लासिफिकेशन देखा था अपने टैरिफ वाला, तो कौन सी कैटेगरी में कितनी कैटेगरी थी, इतना डेप्थ में बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि यार इसमें काउंट करूं या उसमें करूं, और दोनों में रेट अलग है, समझ नहीं आ रहा। बोले अभी एक बार टेम्पररी जीएसटी भर देता हूँ और डिपार्टमेंट को बोल देता हूँ कि आप लोग इनके बता दो कौन सी कैटेगरी में क्लासीफाई करना है, तो उसको बोलेंगे प्रोविजनल या टेम्पररी असेसमेंट। फिर बाद में फाइनल असेसमेंट भी होता है। एक होता है समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट तब किया जाता है जब बहुत क्विकली आपको असेसमेंट करके खत्म करना हो, यार इस असेसी को अभी नहीं पकड़ाना, बाद में हाथ में नहीं आएगा, जल्दी जल्दी इसका असेसमेंट करो, इससे पैसे निकलवाओ। अब देश छोड़ के भाग जाएगा, अंडरग्राउंड हो जाएगा, मिलेगा नहीं, तो वहाँ पे समरी असेसमेंट का भी एक ऑप्शन रहता है। आप जो रिटर्न फाइल करते हो, डिपार्टमेंट उसकी स्क्रूटिनी करता है, उसको वेरीफाई करता है। अगर उनको लगता है कि आपके रिटर्न में कोई एरर है तो वो एरर के बारे में आपको अपडेट किया जाता है, आपको उसको ठीक करना पड़ेगा, और जो डिफरेंस का अमाउंट है वो चार्ज करेंगे। अच्छा, डिफरेंस के अमाउंट वाली बात जब भी आती है, आप सिंपल समझ लो, इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर लेट पेमेंट हुआ है ना, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एक दिन भी सरकार का पैसा यूज करोगे कोई भी बहाने से, वो सुनने वाले नहीं, सिंपल हो गया। नेक्स्ट है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट का मतलब है जब कोई रास्ता ना बचे। देखो, रिटर्न फाइलिंग के लिए बोला असेसी को, भाई रिटर्न भर दे, रिटर्न नहीं भरा। फिर रिमाइंडर नोटिस दिया, जवाब नहीं दिया। उसको बुलाया डिपार्टमेंट, आया नहीं। रिकॉर्ड्स मंगवाए, भेजे नहीं। सब कुछ कोशिश कर ली, अब मानता ही नहीं, तो ऐसे थोड़ी ना उसको छोड़ देंगे। नहीं तो ये स्कीम जब पता चल जाएगी सब लोग ये करेंगे, जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई भी आए इनको अटेंड ही मत करो, 4 दिन भाव मत दो, अपने आप चले जाएंगे। मतलब ये थोड़ी होता है, जीएसटी तो है, रिकवर करेंगे वो। बोला बेस्ट जजमेंट का मतलब है कि डिपार्टमेंट जब कुछ नहीं मिलेगा तो अपने एंड से एक असेसमेंट करेगा और एक अमाउंट डिटरमाइन करेगा कि हमारे हिसाब से इतना जीएसटी लेना बनता है, और ये अमाउंट डेफिनेटली ज्यादा ही होता है जितना एक्चुअल है। वो लोग फिर बिल फाड़ेंगे तो बड़ा ही बनाएंगे, डिस्काउंट को देंगे आपको। तो 100 बनता है तो 150 का नोटिस आएगा, फिर आप सीधे हो जाओगे अपने आप। इससे तो बेटर है मैं डेटा दे देता, 100 में काम हो जाता है, 150 200 मांग रहे हैं, ऐसा करते हैं। तो बेस्ट जजमेंट में तो वो कहीं भी जा सकता है, क्योंकि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो असेसमेंट होगा तो वो एक्यूरेट तो नहीं होगा।
तो वो बहाना डिपार्टमेंट बना के अच्छा बिल बना देता है आपका। फिर बोले बिल बना भी दिया तो क्या, हमने इतने फोन नहीं उठाए, अभी भी फोन नहीं उठाएंगे। फिर डिमांड और रिकवरी वाली बात आती है ना, तो वो वसूली पे आ जाएंगे। फिर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज करेंगे, आपकी असेट पे चार्ज क्रिएट करेंगे, उठा के लेके जाएंगे, चीजें बेचेंगे, पैसा वसूल करेंगे। फिर वो 100 का 200 के हिसाब से वसूल करेंगे, तो नुकसान जाएगा। तो डिमांड रिकवरी तक बात चली जाती है, भारी पड़ जाता है। तो मेनली असेसमेंट में ये सारी स्टोरीज हैं। ठीक है, फिर आगे ऑडिटिंग। दो ही प्रोविजन है, 65 और 66। पहले क्या है ना, और टैक्स ये जीएसटी ऑडिट मैंडेटरी था, वो तो हटा दिया। पहले ऐसा तो 2 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर हो ना, तो हर साल आपको सीए या सीए में से जीएसटी ऑडिट करवाना पड़ेगा। अब वो जीएसटी ऑडिट उन्होंने हटा दिया कोविड के बाद 2021 से। तो अब जीएसटी ऑडिट मैंडेटरी नहीं। अब जब जीएसटी ऑडिट आया था तो परमिशन दी थी सीए और सीएमए को कि आप दोनों एलिजिबल हो, तो अपने वाले बुरा मान गए। और जब दोनों को परमिशन दी तो हमको क्यों नहीं दी? अरे यार काम भी तो देख लो उनका, वो जीएसटी में कैलकुलेशन है, अपने सिलेबस में कहाँ आ रहा है? कैलकुलेशन से अपन वैसे ही दूर भाग रहे हैं कि अकाउंट्स अकाउंट्स करना नहीं है। फाइनल में टैक्सेशन में लोग दूर भाग रहे थे कि टैक्स नहीं पढ़ना है, अब फिर बोले जीएसटी ऑडिट करना है। मतलब पढ़ाई करनी नहीं जीएसटी की, लेकिन ऑडिट करना है, पैसा मिल रहा है तो काम चाहिए। तो फिर बहुत हंगामा हुआ कि सीएस वालों को जीएसटी ऑडिट क्यों नहीं दिया। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बनता भी नहीं। सीए और सीएमए का सिलेबस है, उसमें जीएसटी उनका प्राइम सब्जेक्ट है, टैक्सेशन उसकी कोर फील्ड है और अकाउंटिंग भी है। तो उनके सिलेबस में सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। तो आइडियली अगर उनको काम दिया जा रहा है तो वो करेंगे भी। सीएस का स्टूडेंट टैक्सेशन से भागता है, तो बाद में मेंबर बनता है तो जीएसटी ऑडिट चाहिए, तो कैसे होगा वो चीज? और अपने पास तो लॉज में इतने कंप्लायंस पड़े हुए हैं, बाकी काम कर लो। तो ऑब्वियसली जीएसटी वाली ट्रैक अपनी बनती भी नहीं है। और नहीं भी दिया तो ठीक है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, बाद में तब ये मैटर बना। बट कोविड के बाद क्या है, वो पॉइंट खत्म हो गया। अब जीएसटी ऑडिट करवाना ही कंपलसरी नहीं है। अब क्या सीए और क्या सीएमए और क्या सीएस, स्कोप खत्म हो गया। तो टेंशन सॉल्व हो गया जो प्रॉब्लम था बीच में। अब जो ऑडिटिंग की बात यहाँ पे हो रही है, दिस इज सेक्शन 65 वर्सेस सेक्शन 66। एक है टैक्स अथॉरिटीज के थ्रू ऑडिट और एक स्पेशल ऑडिट। तो कंपलसरी आपको टर्नओवर के बेस पे एनुअल ऑडिट नहीं कराना है, वो अलग बात है। लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट को डाउट हो तो वो तो ऑडिट करने आ सकते हैं ना, कि जीएसटी पर्पज के लिए हमें चेकिंग करना है बराबर भरते हो के नहीं। तो 65 में ना जीएसटी डिपार्टमेंट खुद आता है ऑडिटिंग करने। आपको नोटिस देता है 15 दिन का एडवांस कि हम आने वाले रिकॉर्ड्स निकाल के रखना। रेड करने नहीं आते, बता के आते हैं। बता के ही आना चाहिए। रेड करने आओगे ना तो आपको ही उल्टा पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट्स किसी के रेडी नहीं होते। फिर आके अकाउंटेंट को बोल रहे हो कि रिकॉर्ड्स निकाल के दो। सर टाइम लगेगा, अभी मेरा दूसरा काम है, बिना बताए आओगे तो मैं इमीडिएटली कैसे निकाल के दूंगा? बोले नहीं प्रिंट निकाल के दो। बोले बैठो प्रिंट आउट निकालता हूँ। और सारा अकाउंट प्रिंट निकालने में, ठीक करने में, क्लोजिंग बाकी होगा, टैली करना बाकी होगा, वो करने में 4 दिन में वैसे ही लगाऊंगा। आप आके बैठो, मैं क्या करूँ, काम कर ही रहा हूँ। तो टाइम डिपार्टमेंट का ही वेस्ट होगा। बोले इससे बेटर है एडवांस नोटिस दे तो 15 दिन का, कि हम 15 दिन बाद आएंगे, ये सब करके रखना। फिर आएंगे तो हमारा टाइम मत वेस्ट करना, वो ध्यान रखना। तो ऑडिटिंग में बड़ा कॉमन है। हमारे साथ तो बता के जाते तो भी होता था। इंटर्नशिप के टाइम पे सीए का ऑडिट होता था, तो हम लोग एज एन इंटर्न जाते थे। वो क्लाइंट को 7 दिन पहले फोन करते थे, अगले हफ्ते आएंगे। ये आने के एक दिन पहले फोन करते थे रिमाइंड कराने के लिए, कल मंडे, कल आ रहे हैं। सैटरडे फोन कर दिया कि मंडे आ रहे हैं। मंडे सुबह ऑफिस से निकलने से पहले भी उसको फोन करके जाते थे, 1 घंटे में पहुंच रहे हैं। फिर भी जाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, आने के बाद ही वो काम शुरू करेगा। फिर हमको बिठाएगा, अभी रुक जाओ। तो जो लेजर उसको प्रिंट निकालने को बोले थे, वो हमारे सामने प्रिंट हो रहे हैं। अब बैठो आराम से। तो पहला दिन हमारा लंच टाइम ऐसे ही हो जाता था, बैठे बैठे। फिर हम भी लंच पे निकल जाते थे। फिर लंच के टाइम पे वो लेके आएगा, सर ये मतलब अभी रुक जाओ, अभी खाना खा के आएंगे। सुबह से बैठे हुए कुछ दिया नहीं तूने, अब पहले खाना खाएंगे उसके बाद काम होगा। अब पहले दिन लंच टाइम पे खाना खा लिया पेट भर के, अब मन नहीं हो रहा काम करने का। सुबह से उसने बिठाया, हमारी इच्छा नहीं हो रही। अब बचा ही क्या है, 2 बज चुके हैं, 4-5 बजे निकलना है। अब ऐसा होता है 2-3 घंटे के लिए क्या काम शुरू करेंगे? तो थोड़ा बहुत गो थ्रू कर लेते हैं, लास्ट ईयर के रिटर्न रिटर्न क्या है, असेसमेंट कर लिया। अब जो वेरिफिकेशन का काम है वो कल ही शुरू होगा। तो पहला दिन वेस्ट ही होता है, उसमें कुछ काम नहीं होने वाला। तो जीएसटी ऑफिसर को बिठा के रखोगे तो हो चुका। इससे बेटर है नोटिस देके ही आते हैं। ये ऑडिट जो है वो टाइम लिमिट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। 3 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स, नॉर्मल 3 मंथ्स, एक्सटेंशन ऑफ 6 मंथ्स। और ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट होने के बाद 30 डेज के अंदर अंदर प्रॉपर ऑडिट रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। ये सब डिपार्टमेंट के ऊपर कंप्लायंस है, अपने ऊपर नहीं। अपना काम क्या है, फैसिलिटी देना उनको। ये फाइल लाओ, बोले ये सब अवेलेबल, ये डेटा दे दो, भी चेक कर लो, लैपटॉप पे है, फिजिकल है, जो भी है सारा डेटा उनको बता दो। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 66, स्पेशल ऑडिट। ये उल्टा हो गया। यहाँ पे ऐसा है कि डिपार्टमेंट चाहता है कि ऑडिट हो, बट डिपार्टमेंट का ऑफिसर नहीं आएगा। डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आएगा कि भाई ये पर्टिकुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट का नंबर देते हैं, इनसे बात करो और इनसे ऑडिट करवा के लाओ। ये जो रिपोर्ट देंगे हम मान लेंगे, क्योंकि हमारी पैनल में है, हमने इनको शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। तो इनका किया हुआ ऑडिट वैलिड माना जाएगा। तो हमारा ऑफिसर नहीं आएगा, आप इनसे ऑडिट करवा के लाओ,
जो फीस वीज है उनको पे कर देना रूल्स के हिसाब से, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं, बट रिपोर्ट चाहिए। दोनों में ही फर्क है। ये दोनों सेक्शन थियरी में कंपैरिजन में पूछ लेते हैं। ऑडिटिंग अंडर सेक्शन 65 वर्सेस 66 डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन पूछा ना तो दोनों का कंसेप्ट तो लिखना ही पड़ेगा, उसके बिना फिर आपका आंसर बनने ही नहीं वाला। तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है, भले एक पेज का आंसर है। यहाँ पे भी टाइम लिमिट है 90 डेज प्लस 90 डेज, ऊपर है 3 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स। बोलो समझ आ गया। चलो तो ये ऑडिटिंग वाला भी स्टोरी अपनी कंप्लीट। बस इतना रखते हैं अभी, आप ब्रेक ले लो, लंच कर लो आराम से, फिर आईटीसी पढ़ने का और मजा आएगा।